हे एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं द न्यू चैप्टर ऑफ आवर सिलेबस विच इज चैप्टर नंबर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। अब ये पूरा जो कंप्लीट चैप्टर है, एज द टाइटल टेल्स यू कि दिस इज अ स्टोरी ऑफ समवन कि हाउ ही बिकेम अ प्रॉपर और अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट। नाउ दिस स्टोरी इज अबाउट रिचर्ड इब्राइट who is a very successful and known scientist। अब ये पूरा चैप्टर जो है वो ये पूरी जर्नी बताता है किस तरीके से एक स्मॉल बॉय हु इज अ ब्राइट स्टूडेंट who has fondness of learning new things, who is very curious to get to know about different scenarios, different things, becomes a very successful scientist। अब ये पूरी जो स्टोरी है फ्रॉम इन द बिगिनिंग आपको ये बताया गया है कि हाउ एट द एज ऑफ 22 years दिस पर्सन दैट इज रिचर्ड इब्राइट was able was successfully able to get his article published in one of the very famous journals, जहाँ पे स्टूडेंट्स के आर्टिकल्स जो हैं फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिश हुए थे, एंड दैट वाज ऑफ रिचर्ड इब्राइट। And then we get to know the complete journey from his childhood। तो रिचर्ड इब्राइट जब बहुत छोटे थे, he lost his father and his mother was the only companion he had। अब ये जहाँ पे रहते थे, he used to stay in a city which is named as Reading in Pennsylvania। और यहाँ पर वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते थे और इनके कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे। तो इनके पास अगर बहुत फ्रेंड्स होते तो जनरली हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक हम क्रिकेट खेलते हैं, बेसबॉल खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, बट ऑब्वियसली वी नीड पीपल फॉर दैट। तो यहाँ पर ये जो रिचर्ड इब्राइट है वो कहते हैं कि वो क्योंकि अकेले थे, उनके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, तो उनके पास ये सब आउटडोर एक्टिविटीज खेलने के लिए तो कोई था ही नहीं। तो ये क्या करते थे, इनके पास सिर्फ एक रास्ता बचता था, दैट वाज टू कलेक्ट डिफरेंट थिंग्स। तो इनको कलेक्शन का बड़ा शौक था और ये बहुत डिफरेंट चीजें जो है कलेक्ट करते थे, जैसे फॉसिल्स कलेक्ट करना हो गया, बटरफ्लाइज कलेक्ट करना हो गई। तो इनको बहुत अच्छा लगता था ये सब कलेक्ट करना। एंड ऑल्सो कभी कभी ये एक सॉर्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमर की तरह बिहेव करते थे, यानी कि पूरा घंटों भर ये स्टार्स को देखते रहते थे, यूज टू गेज एट द स्टार्स। नाउ व्हाट हैपेंड इज, ये जो है दैट इज रिचर्ड इब्राइट, ये सॉर्ट ऑफ इतने टाइम से बटरफ्लाइज कलेक्ट कर रहे थे, एंड जब ये सेकेंड ग्रेड में थे, यानी कि जब ये इतने छोटे थे, बाय दैट टाइम ये ऑलरेडी 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्ट कर चुके थे, जो उनके होम टाउन के अराउंड या नेबरहुड में प्रेजेंट थी। बट अब तक उनको ऐसा लगता था कि नाउ दिस इज समथिंग जो अब वो बंद कर देंगे, मे बी ये कलेक्शन वो स्टॉप कर देंगे। बट व्हाट हैपेंस इज, रिचर्ड इब्राइट की जो मदर हैं वो उनको एक बुक ला के देती हैं, दैट इज द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10। अब ये बुक जो है उसमें बटरफ्लाइज के माइग्रेशन के बारे में बहुत सी बातें दी होती हैं, और आफ्टर रिचर्ड इब्राइट गोज थ्रू दिस बुक अगेन दैट कलेक्शन थिंग इज, बोल सकते हो वो कंटिन्यू होती है, वो बंद नहीं करते कलेक्शन करना ऑफ द बटरफ्लाइज। और एट द एंड ऑफ द बुक एक एक्टिविटी मेंशन्ड होती है विच इज अ काइंड ऑफ ओपन इन्विटेशन फॉर ऑल द रीडर्स कि आप बटरफ्लाई कलेक्ट कर कर उनको टैग कीजिए। व्हाट डज टैगिंग मीन्स, सॉर्ट ऑफ एक स्टिकर पे एक स्पेसिफिक नंबर वगैरह कुछ मेंशन्ड होता है, वो आप उस पर लगा दीजिए। और ये बटरफ्लाई जब किधर पे भी ट्रैवल करेगी, माइग्रेट करेगी, तो वहां के लोगों को पता चलेगा जो भी उसको कलेक्ट करेगा कि ये टैग है, ये स्टिकर है, ये स्पेसिफिक नंबर है, तो ये जो बटरफ्लाई है वो कंसर्न पर्सन को भेज देंगे। दैट इज द पर्सन जिनके बारे में बात हुई है इन दिस बुक। तो इस तरीके से रिचर्ड भी इसमें अपना इंटरेस्ट लेते हैं, वो भी कलेक्ट करते हैं बटरफ्लाई, और सॉर्ट ऑफ उनका बेसमेंट जो है वो थाउजेंड्स ऑफ बटरफ्लाईज से भरा हुआ रहता है। और इस तरीके से वो ये करते हैं, टैगिंग करते हैं, वो भेजते हैं बर्ड्स को, कलेक्ट करते हैं। बट आफ्टर सम टाइम ये जो एक्टिविटी है वो सॉर्ट ऑफ टीडियस हो जाती है उनके लिए, बोरिंग हो जाती है, टायरसम हो जाती है, मोनोटोनस हो जाती है। तो ये सोचते हैं कि नहीं, अब मुझे ये नहीं करना, बिकॉज एक तो टायरसम थी, दूसरा बात इतना कोई फीडबैक नहीं मिल रहा था, वो बहुत मुश्किल से कुछ बटरफ्लाइज कलेक्ट कर पाए थे जो कि कहीं और से माइग्रेट करके आई थी, दैट इज जो कोई किसी और ने इस टैगिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया होगा। Now what happens is one day this person that is Richard Ibright ये एक काउंटी साइंस
फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज एक रीजनल साइंस फेयर। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये डिस्प्ले करते हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप इनकी फ्रॉग टिश्यूज की स्लाइड्स, एंड ऑब्वियसली इनको यही लगता था कि सॉर्ट ऑफ यही होते हैं साइंस एक्सपेरिमेंट्स, तो इनको सॉर्ट ऑफ ऐसा था कि मे बी ये जब मैं दिखाऊंगा तो आई वुड विन अ प्राइज, बट ही लूजेस देयर, वो वहां पर कोई भी प्राइज नहीं जीतते, और वो ये देखते हैं कि कैसे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं प्राइज जीत रहे हैं बट ये नहीं जीत पाते, तो डेफिनेटली ये डिसहार्टन फील करते हैं, ये सैड हो जाते हैं, बट ऑल्सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखते हैं, और यहीं से इनकी जर्नी में एक पूरा कंप्लीट टर्न आता है, और वो ये सीखते हैं कि सिर्फ डिस्प्ले कर देने से, साइंटिफिक कोई भी स्लाइड वगैरह दिखा देने से वो एक्चुअल साइंस नहीं है, बल्कि मुझे कुछ रियल एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने चाहिए, दैट इज व्हाट आई शुड डू, क्योंकि बाकी के लोग जो प्राइज जीत रहे थे वो भी यही कर रहे थे, उन्होंने कुछ रियल एक्सपेरिमेंट्स शोकेस किए थे, तो इनको क्या लगता है कि नहीं अब मुझे इंटरेस्ट लेना है, मुझे भी कुछ रियल प्रोजेक्ट्स, रियल एक्सपेरिमेंट्स पे काम करना है, एंड ही राइट्स टू द पर्सन जिसके बारे में द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्ट 10 में मेंशन है, और ये पर्सन जो हैं उन्होंने ही एक्टिविटी मेंशन की थी। तो जो रिचर्ड इब्राइड हैं वो इनको लिखते हैं कि सॉर्ट ऑफ उनको आइडियाज चाहिए अबाउट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एंड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, और उनको डेफिनेटली एक लिस्ट मिलती है पूरी ऑफ टॉपिक्स जिस पे ये काम कर सकते हैं, एंड देन ही स्टार्ट्स वर्किंग ऑन देम, कंटिन्यूइंग हिज स्टडीज, ही वाज आल्सो वर्किंग ऑन दीज डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। अब ये बहुत से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अबाउट मोनार्क्स बटरफ्लाइज, द वाइसरॉय बटरफ्लाइज, देन अबाउट द वायरल डिसीज जो कि मोनार्क कैटरपिलर्स को बहुत सारे ईयर्स में खत्म कर देती है, तो इनको लगता है कि बीटल्स माइट बी द रीजंस, एक इंसेक्ट होता है बीटल, बट वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई स्पेसिफिक रिजल्ट्स नहीं मिलते इनको, बट जब ये बताते हैं कि इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है, ही विंस अ प्राइज। देन ये कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं कि क्या मोनार्क बटरफ्लाइज और वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी है एक दूसरे की, यानी वाइसरॉय कॉपीज मोनार्क बटरफ्लाइज, देन इस तरीके से वो एक हार्मोन के बारे में भी डेवलपमेंट करते हैं, एक न्यू अननोन हार्मोन की डिस्कवरी करते हैं जो कि प्यूपा ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई पे प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके की वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, डिफरेंट डिस्कवरीज करते जाते हैं, एंड ये डिस्कवरीज करते करते वो एक दिन एक बहुत बड़ा बायोलॉजी पजल सॉल्व करने में बोल सकते हैं सक्सेसफुल होते हैं, एंड दैट इज अबाउट द डीएनए। तो वो जो है इस न्यू सेल थ्योरी के बारे में भी बताते हैं, एंड हाउ दिस वे he was successful in every अटेम्प्ट। अब यहाँ पर हमें क्या लगता है, मे बी ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनको अपने ऊपर बड़ा भरोसा था कि मैं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। रिचर्ड इब्राइड जो है वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स इसलिए नहीं करते थे जस्ट फॉर द प्राइज और जस्ट फॉर सेक ऑफ विनिंग, वो इसलिए करते थे बिकॉज ही वॉज ट्रूली इंटरेस्टेड इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, एंड लाइक दिस ही डिड वेरी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स, एंड ही वॉज इंडीड सक्सेसफुल साइंटिस्ट। अब हमें लगता है कि सिर्फ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ही करते होंगे ये, और कोई एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, बट ऐसा नहीं है। ही वॉज अ वेल राउंडेड पर्सन एंड ऑल राउंडर, क्योंकि इनको बाकी डिफरेंट एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट था, एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी बोल सकते हैं सक्सेसफुल इन दोज एक्टिविटीज टू, लाइक ये बहुत अच्छे डिबेटर थे, बहुत अच्छे कैनोइस्ट थे, फोटोग्राफर थे, कभी भी कोई भी डिबेट होता था, डिस्कशन होता था तो ये बहुत घंटों तक प्रिपेयर करते थे, उसमें पार्ट लेते थे, एंड ही वॉज अ सक्सेसफुल पार्ट ऑफ इट too. Then at the end we get to know there is this person who is his social studies teacher, जो कि इनके लिए sort of motivation की तरह, एक आइडियल की तरह काम करते हैं, और रिचर्ड इब्राइड जो है बहुत एडमायर करते हैं अपने इस टीचर को। सो लाइक दिस वी गेट टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट जर्नी ऑफ दिस पर्सन कि कैसे ही बिकेम अ साइंटिस्ट, एंड दैट्स व्हाई योर चैप्टर इज बीन टाइटल्ड एज द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। क्लियर? नाउ लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर, देन वील गो थ्रू जो भी हमको प्रॉपर एक ब्रीफ दिया हुआ है अबाउट द साइंटिस्ट, एंड देन वील रीड द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी। सो द ऑथर ऑफ द स्टोरी इज Robert W. Peterson. He was an American newspaper writer who later became a freelance author of magazine articles and books. तो ये पहले जो इनकी जो जर्नी है वो एक अमेरिकन न्यूज़पेपर राइटर के तौर पे स्टार्ट होती है, एंड देन ही बिकेम अ फ्रीलांसर इन द फील्ड ऑफ राइटिंग, स्पेशली ऑन द टॉपिक्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड स्काउटिंग. The story is about Richard H. Ibride, that is, The Making of a Scientist is the story about Richard H. Ibride, the main character of our story, who grew up in the town of Reading in Pennsylvania, USA. As he did not have much to do there, collecting things was to do
देयर एंड इट वॉज हिज हॉबी। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इनके पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे, ही वॉज अलोन, तो उनके पास कोई भी ऐसी बेसिक आउटडोर एक्टिविटीज करने का कोई साथ नहीं था, कोई कंपेनियन नहीं था। तो ये क्या करते थे, डिफरेंट थिंग्स कलेक्ट करते थे एंड फ्रॉम देयर इनका जो बोल सकते हैं एक फॉन्डनेस होती है, एक इंटरेस्ट होता है, क्यूरियोसिटी होती है, वो वहां से स्टार्ट होती है। He used to collect butterflies as a child in kindergarten, and from there this story begins that we'll read right now. So before that we have been given certain introduction about the scientist. So Richard Ebright has received the Searle Scholar Award and Shirring Plough Award for biochemistry and molecular biology. तो इनके लिए दोनों ही जो famous awards हैं वो इनको मिल चुके हैं. That is, he is a very successful and well-known scientist. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. तो आप ये लाइन अपने आंसर्स में भी यूज कर सकते हो कि एक तो आप एक बुक के बारे में पढ़ोगे, बट देन उसके बिफोर कि कैसे पता चला कि इनका साइंस में इंटरेस्ट है. दैट इज इट वाज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज, द फॉन्डनेस ऑफ कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, कि जो बटरफ्लाइज के प्रति इनका एक अट्रैक्शन था, इनको पसंद था. दैट इज समथिंग जिसने साइंस के डोर्स जो है वो इनके लिए ओपन कर दिए थे. Alright, now let's read the very first paragraph of the story, which says, at the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world with a new theory on how cells work. मैंने आपको क्या बताया था कि different ये experiments perform करते रहते हैं and he was successful in all his experiments. And one day एक experiment में जो हम later in the story cover करेंगे, तो इनको एक biology puzzle solve करने का एक बोल सकते हो एक मोटिव मिल जाता है, एक उनको हिंट मिल जाती है एंड ही वर्क्स ऑन इट एंड देन ही जस्ट ब्रॉट दिस थ्योरी विच इज हाउ सेल्स वर्क. सेल्स क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, हर किसी को पता है, हम पढ़ चुके हैं साइंस में. तो ये जो सेल्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, इस पे जो थ्योरी है ही वॉज एबल टू डिस्कवर एंड दैट टू एट द एज ऑफ 22, जो कि बहुत यंग एज है. एंड ही वॉज वॉट अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर. फॉर्मर मीन्स अर्लियर, जो प्रीवियस थे, एंड स्काउट इज अ मेंबर ऑफ द स्काउट एसोसिएशन और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन. हम स्कूल्स में भी स्काउट एंड गाइड के पार्ट रहते हैं, तो उसके ये एक पार्ट रह चुके थे. ही वॉज द प्रीवियस स्काउट ऑफ द ईयर एंड एट द एज ऑफ 22 उन्होंने साइंटिफिक वर्ल्ड को एक्साइटेड मीन्स एक सॉर्ट ऑफ न्यू डिस्कवरी लाकर एक रिवोल्यूशन ला दिया था इन द साइंटिफिक वर्ल्ड एंड दैट वॉज द थ्योरी अबाउट हाउ सेल्स work. Richard H. Ebright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. अब ये जो है Proceedings of the National Academy of Science, it is a name of a journal, एक scientific journal है जिसमें बहुत मुश्किल से ही किसी के आर्टिकल्स पब्लिश होते थे. और इस जो जर्नल में है एक आर्टिकल पब्लिश होता है, किसका है वो आर्टिकल, ऑफ रिचर्ड एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, जिसमें उन्होंने अपनी ये थ्योरी द न्यू सेल थ्योरी या फिर हाउ सेल्स वर्क, इसके बारे में आर्टिकल मेंशन किया था. अब ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है रिचर्ड एब्राइट के लिए. कैसे, लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students, because it was for the very first time, ऐसा पहली बार हुआ था कि इस जर्नल में किसी कॉलेज स्टूडेंट या फिर स्पेसिफिकली किसी स्टूडेंट का आर्टिकल पब्लिश हुआ था. तो डेफिनेटली दिस वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर रिचर्ड एब्राइट. In sports, that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. तो यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है which says कि ये sort of ऐसी अचीवमेंट थी जैसे कि स्पोर्ट्स में at the age of 15 कि 15 साल की एज में किसी स्पोर्ट्स में, स्पेसिफिकली यहाँ बेसबॉल की बात हो रही है बिकॉज वहाँ पर जहाँ ये रहते थे वहाँ बेसबॉल ज़्यादा पॉपुलर है. तो बेसबॉल के हिसाब से यहाँ पर एक कंपैरिजन किया है कि जैसे 15 की एज पे एक होम रन हिट कर दिया हो फ्रॉम द at the very first time from your bat, यानी आप फर्स्ट टाइम बेसबॉल बैट उठा रहे हो और आप पूरा होम रन हिट कर रहे हो. तो इस तरीके की अचीवमेंट थी किसकी, रिचर्ड एब्राइट की. द वे उनका जो आर्टिकल है एट सच अ यंग एज एंड ऑल्सो बिकॉज वो एक स्टूडेंट थे और एक स्टूडेंट का आर्टिकल कभी भी इस जर्नल में पब्लिश नहीं हुआ था एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज द वन जिसका आर्टिकल पब्लिश हुआ था. तो डेफिनेटली इट वॉज अ वेरी बिग अचीवमेंट. नाउ हियर द वर्ड जर्नल मीन्स अ न्यूज पेपर और मैगजीन दैट डील्स विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और प्रोफेशनल एक्टिविटी. तो ये जो नाम था द प्रोसीडिंग्स वाला आपका जर्नल का, इसमें साइंस से रिलेटेड डिफरेंट आर्टिकल्स जो हैं पब्लिश होते थे. तो एक स्पेसिफिक मैगजीन सॉर्ट ऑफ एक स्पेसिफिक जो बुक होती है उसे हम कहते हैं जर्नल.
देन नेक्स्ट यहाँ पे जो बिग लीग्स दिया है, लीग्स मीन्स ग्रुप्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब्स और टीम्स प्लेइंग मैचेस अमंग देमसेल्व्स। तो ये जो है ग्रुप ऑफ स्पोर्ट क्लब बोला है, यानी कि एक बिग लीग बनाकर बेसबॉल की जो है कंपैरिजन की है, दैट स्पोर्ट्स टर्म इज बीन कंपेयर्ड हियर। क्लियर? ऑल राइट। For Richard Ebrard, it was the first in a long string of achievements in science and other fields. तो अब उनके लिए जो है ये बहुत सी अचीवमेंट्स रही हैं इनकी लाइफ में, अभी हम पढ़ेंगे, बहुत कुछ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स ये परफॉर्म कर चुके हैं, बट उन पूरी अचीवमेंट्स में एक स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स यानी ये जो लाइन ऑफ अचीवमेंट्स हैं, इसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट उनके लिए यही थी। एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ बटरफ्लाइज। और किससे बिगिन होती है ये सारी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो सक्सेस है एज अ साइंटिस्ट, या फिर कह लीजिए मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट जो है रिचर्ड एब्राइट के लिए, दैट ऑल बिगिंस फ्रॉम बटरफ्लाइज। क्योंकि हम ऑलरेडी इन द आउटलाइन रीड कर चुके हैं कि इट वॉज द फैसिनेशन ऑफ बटरफ्लाइज दैट ओपन्ड द डोर्स ऑफ साइंस फॉर रिचर्ड एब्राइट। An only child, Ebrard grew up north of Reading, Pennsylvania. There wasn't much I could do there, he said. Now this is a basic introduction कि वो जो है कहाँ पे रहते थे. He was born in a city जिसका नाम है Reading, which is situated in Pennsylvania, USA. There wasn't much I could do there, he said. तो रिचर्ड एब्राइट हमें बोलते हैं कि वहां पर कुछ इतना ज्यादा करने के लिए था नहीं। ऐसा क्यों? I certainly could not play football or baseball with a team of one. Because वो खुद अकेले थे, कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कोई कंपेनियंस नहीं थे, तो वो बोलते हैं कि सिर्फ मेरी एक मेंबर की टीम से मैं फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता हूँ, यानी कि मुझे और भी लोग चाहिए थे जिससे हम ये प्रॉपर गेम जो है, बिकॉज इट्स अ टीम गेम राइट, तो हम उस तरीके से खेल पाते, बट बिकॉज आई हैड नोबडी, तो आई सर्टेनली had nothing more to do there. But there was one thing I could do, collect things. But एक चीज थी जरूर जो मैं कर सकता था, that is रिचर्ड एब्राइट कहते हैं, that was to collect things. अब यहाँ हम मूव करें इसके पहले की इस पैराग्राफ में, ये चीज यहाँ सीखने को आपको क्या मिलती है, देखो, बिकॉज एवरी स्टोरी इज देयर टू गिव अ मॉरल मैसेज और अ थीम इज देयर ऑफ पर्टिकुलर चैप्टर। तो यहाँ आपको क्या सीखने को मिलता है कि दे कैन बी टू काइंड्स ऑफ पीपल राइट। एक तो रिचर्ड एब्राइट खुद यहाँ पे हम देख रहे हैं, दूसरा क्या होता ना, यहाँ पर एक दूसरा सिनेरियो ये हो सकता था कि जैसे ये बोलते हैं कि यहाँ पर इनके पास कुछ करने के लिए नहीं था, तो डेफिनेटली वो क्या कर रहे थे, थिंग्स कलेक्ट कर रहे थे राइट। अब यहाँ और कोई होता तो हो सकता था वो नॉर्मल सिर्फ स्टडीज करता, कुछ बोल सकते हैं सैड रहता, डिप्रेस्ड रहता, और ट्राई नहीं करता कि मैं कुछ डिफरेंट कर सकता हूँ, मैं अकेला भी कुछ कर सकता हूँ राइट। तो ये एक चीज आपको यहाँ सीखने को मिलती है, नंबर वन, कि व्हेन यू फील दैट यू डोंट हैव पीपल टू मिंगल विद, या फिर आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, दैट इज समथिंग वेरी रॉन्ग। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज कि किस तरीके से मैं अपना टाइम कहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि हर किसी में एक ना एक खूबी होती है, एक ना एक स्किल होती है, तो यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट दैट एंड पॉलिश इट एंड वर्क अपॉन इट। क्लियर? तो ये जो है इस एक्टिविटी को चूज करते हैं, दैट इज वो डिफरेंट थिंग्स कलेक्ट करते हैं। From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. बहुत पहले से इनमें एक sort of पहले से एक inbuilt quality थी, और वो ये थी a driving curiosity along with a bright mind. देखो, सिर्फ bright mind होने से कुछ नहीं होता कि आप बहुत intelligent हो, smart हो, but आप में इच्छा ही नहीं है, आप में वो curiosity नहीं है, eagerness नहीं है कुछ करने की, तो then it's a waste, right? तो इनके पास bright mind था definitely, बहुत तो smart और intelligent kid थे, but इनमें एक curiosity भी थी जो कि बहुत रिक्वायर्ड होती है इन एवरीबडी राइट। क्यूरियोसिटी क्या होता है? अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न समथिंग, दैट ईगरनेस दैट विलिंगनेस टू डू समथिंग, दैट इज नोन एज द क्यूरियोसिटी, और उनमें ये क्यूरियोसिटी बहुत थी। He also had a mother who encouraged his interest in learning. और इनका बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम कह सकते हैं, या फिर आप लेटर इन द स्टोरी भी पढ़ोगे कि इनकी मम्मा का बहुत बड़ा रोल है इन मेकिंग हिम अ वेरी सक्सेसफुल साइंटिस्ट, क्योंकि उनकी मम्मा जो है शी यूज्ड टू डू एवरीथिंग टू encourage, to build, to polish his skills, his learning desire. तो definitely उनकी मम्मा जो है she used to do a lot so that she can just make her son a very big person or a very big scientist. So उनकी जो मम्मा थी, she always used to encourage, motivate करती थी, give support, confidence और hope to someone. That is the meaning of encourage. तो वो बहुत ज़्यादा support system थी, encourage करती थी. His interest in learning, उनको सीखने का बड़ा शौक था। ऐसा नहीं था उनको कि सिर्फ things इसलिए collect करनी because he liked butterflies, उनको बड़ी beautiful लगती थी butterflies इसीलिए collect कर लिया, नहीं, उनको interest था, उनको सीखने की एक fondness थी, उनको एक बहुत ज़्यादा प्यार था सीखने
सीखने से, एंड दैट इज समथिंग जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी है. शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipment and helped him in many other ways. तो how she used to encourage her child, वो जो है उनको trips पे ले जाती थी, कि sort of वो different things देखें, क्योंकि हम बोलते हैं traveling is a very big thing which can teach you a lot of things, right? तो बहुत अच्छा knowledge gain होता है traveling से, different चीज़ें आप explore करते हो, तो वो उनको trips पे ले जाती थी sort of, ताकि वो चीज़ें देखें, नई नई चीज़ें grasp करें, इंटरेस्ट जो है उनका लर्निंग का वो और ज्यादा पॉलिश हो. बॉट हिम, और उनको बहुत डिफरेंट ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो उनको लेके देती थी. वो टेलीस्कोप हो दूर की चीजें देखने का, माइक्रोस्कोप हो टाइनी माइन्यूट चीजें जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते वो देख पाए. देन कैमराज लेके देती थी उनको, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट. तो एवरी साइंटिफिक थिंग जो कि रिक्वायर्ड होती है फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स वो उनको लेके देती थी, सो दैट वो अपनी जो ये इंटरेस्ट है या फिर वो जो सॉर्ट ऑफ उनको जो चीज़ें चाहिए ताकि वो अपनी फील्ड में और बेहतर हो सकें, वो उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करती थी. एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज, और बहुत अलग अलग तरीकों से उनकी हेल्प करती थी. ऐसा नहीं था सिर्फ चीज़ें लेके दे दी एंड देन इट्स योर थिंग कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं था. शी वॉज ऑलवेज एनकरेजिंग, वो उनको न्यू चीज़ें सिखाती थी, उनको नए टॉपिक्स बताती थी, डिस्कस करती थी, यानी सॉर्ट ऑफ बहुत अच्छी टीचर थी वो उनकी लाइफ में. क्लियर? ऑल राइट. I was his only companion until he started school, his mother said. तो इब्राइट की मम्मा बोलती हैं कि मैं इब्राइट की या रिचर्ड की अकेली एक कंपेनियन या दोस्त थी जब तक उसने स्कूल जाना स्टार्ट नहीं कर दिया था. क्योंकि हमें पता है कि एट अ वेरी अर्ली एज उनके पापा जो हैं ही लेफ्ट द वर्ल्ड, एंड ऑल्सो उनके कोई फ्रेंड्स नहीं थे. तो उनकी इकलौती कंपेनियन या ओनली फ्रेंड कौन थी? उनकी मदर. After that, I would bring home friends for him. और जैसे ही स्कूलिंग स्टार्ट हुई ब्राइट की, तो ऐसा नहीं था उनकी मम्मा वाज लाइक कि ठीक है ना, अभी तक आई वाज द ओनली फ्रेंड, तो मैं ही कंटिन्यूसली आई विल बी द फ्रेंड ऑफ ब्राइट एंड उनको किसी और की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है. शी न्यू द फैक्ट जरूरी है सोशलाइज करना, बातचीत करना, कम्युनिकेशन से भी आपकी बहुत ज़्यादा ब्रेन पावर इंक्रीज होती है, आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं. तो वो जो है उनके फ्रेंड्स जो है उनको घर पे भी बुलाती थी ताकि इनके फ्रेंड्स बने, इनका भी एक सॉर्ट ऑफ ग्रुप हो. But at night we just did things together. But रोज रात को ये बहुत सी एक्टिविटीज एक साथ करते थे, लर्निंग एक्टिविटीज करते थे, जिससे इनकी ये जो बॉन्डिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग रही और इनको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता था. Richie was my whole life after his father died when Richie was in थर्ड ग्रेड. अब रिची कौन है? तो ये अपने बेटे रिचर्ड को प्यार से रिची बोलती हैं. तो वो बोलती हैं कि रिची जो है वो उनकी पूरी लाइफ थे, यानी उनकी लाइफ में और कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितने रिची थे. कब तक? जब उनके थर्ड ग्रेड में, जब रिचर्ड जो है थर्ड क्लास में थे, तब उनके पापा की डेथ हो जाती है. तो उसके बाद सिर्फ उनकी मम्मा का कोई एक कंप्लीट वर्ल्ड, या ये बोल सकते हो सिर्फ उनके लिए एक इंपॉर्टेंट पर्सन अगर कोई था तो वो उनका बेटा था, जिन्हें वो प्यार से रिची बोलती हैं. She and her son spent almost every evening at the dining room table. और वो और उनका बेटा रिचर्ड जो है वो हर इवनिंग, हर शाम जो है वो डाइनिंग टेबल पे बैठकर डिस्कशन करते हुए या मे बी जो भी खाना वाना खाते हुए ही स्पेंड करते थे. If he did not have things to do, I found work for him. Not physical work, but learning थिंग्स. बहुत अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पर कि रिचर्ड की मम्मा वॉज अ ट्रू मदर, अ ट्रू टीचर इन हिज लाइफ, एंड वी शुड से अ ट्रू कंपेनियन. क्यों? क्योंकि वो बोलती हैं कि मैं उसके लिए अगर उसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता था तो मैं उसके लिए नई चीज़ें ढूंढती थी. फिजिकल वर्क नहीं कि जाके यहाँ पे काम कर दो, ये चीज़ उठा दो, सफाई कर दो, ऐसी चीज़ें नहीं. उसके लिए वो लर्निंग थिंग्स, यानी जिससे वो कुछ सीखें रिचर्ड, ऐसी चीज़ें उनके लिए ढूंढती थी, उनको बताती थी कि ये कर सकते हो, वो कर सकते हो. क्लियर? तो ये जो एक एक्टिविटी है बड़ी बहुत अच्छी एक्टिविटी है, एवरी पेरेंट शुड डू दिस. और वो जो है वो है कि जो लर्निंग कैपेबिलिटी है, जो एक स्किल है, उसे कैसे बच्चे की डेवलप करना है, और वो उनकी मम्मा जो है बहुत अच्छे से कर रही थी. His mother said he liked it, he wanted to learn. क्योंकि उनकी मम्मा जो है अपनी बेटी की ये एक हॉबी, एक इंटरेस्ट जो है वो समझ चुकी थी, और वो ये थी कि इनके बेटे को नई चीज़ें सीखने में बड़ा इंटरेस्ट है और उसको लर्निंग का बड़ा शौक है. एंड दैट इज व्हाट शी केप्ट डूइंग. वो सपोर्ट करती थी अपने बच्चे को बाय गिविंग हिम डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट टास्क, जिससे उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़े. क्लियर? ऑल राइट.
And learn he did. He earned top grades in school. On everyday things, he was just like every other kid, his mother said. लिखा है and learn he did. ऐसा नहीं था कि उनकी मम्मा सिर्फ कोशिश कर रही थी कि ये पढ़ें या फिर ये नई चीज़ें सीखें and that's it. रिचर्ड भी टोटली अपना कंट्रीब्यूशन देते थे, वो भी एक प्रॉपर पॉजिटिव रिप्लाई दे रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ में, और वो ये है कि वो सीखते थे चीज़ें. अगर इनकी मम्मा कोशिश करती थी कि इनकी नई डेवलप हो लर्निंग हैबिट्स, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ बताती थी जिससे उनकी इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो वो भी उतना सीखने की पूरी कोशिश करते थे. और वो जो है टॉप ग्रेड्स अर्न करते थे स्कूल में, यानी ही यूज्ड टू टॉप इन हिज स्कूल. और बाकी की चीज़ों में वो जैसे कि एक एवरी नॉर्मल किड होता है उसी तरीके से बिहेव करते थे. By the time he was in the second grade, Ebride had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. अब यहाँ पे हमको क्या बताया कि जब तक वो सेकेंड ग्रेड में थे, यानी कि वो इतने छोटे थे, इतने यंग थे, तब तक उन्होंने क्या अचीव कर लिया था. Ebride had collected all the 25 species of butterflies, यानी कि उनके होम टाउन, उनके नेबरहुड में कितनी 25 स्पीशीज अवेलेबल है, तो वो सारी 25 स्पीशीज वो कलेक्ट कर चुके थे. इतना बड़ा अचीवमेंट उनका था. So species का मतलब क्या होता है? Let's read the meaning. A group of living organisms consisting of similar individuals capable of exchanging genes or interbreeding. तो similar एक sort of group of butterflies जिसमें same आप characteristics देख सकते हो, that is known as a species of that particular animal. और वो सारे 25 species of butterflies वो collect कर चुके थे. Clear? All right. Now this is this चार्ट या बॉक्स जिसमें वो सारे स्पीशीज के नाम मेंशन हैं जो रिचर्ड इब्राइट ने कलेक्ट किए थे. इट इज़ नॉट समथिंग जो आपको याद करना है डेफिनेटली, बट आप अगर चाहो फॉर योर इंटरेस्ट लेवल यू कैन जस्ट गो थ्रू द नेम्स कि ये वो 25 स्पीशीज हैं विच वर अवेलेबल इन द नेबरहुड ऑफ रिचर्ड. क्लियर? ऑल राइट. That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. अब obviously उनको collection का शौक है और 25 species वो already collect कर चुके हैं. अब इससे ज़्यादा उनको अब क्या मजा आने वाला है इसमें, right? तो वो क्या सोचते हैं कि maybe this was the end of my collection because मैं already सारी species collect कर चुका हूँ, and he thought maybe I have to drop this idea and stop collecting any more butterflies. But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch 10. Now this name is very important क्योंकि इस पे based आपको question आ ही सकता है if a question comes from this chapter. That is कि किस तरीके से एक बुक या फिर वो कौन सी बुक थी या वो कौन सा गिफ्ट था इनकी मम्मा का जिससे सॉर्ट ऑफ एक लाइफ चेंज हो जाती है किसकी, रिचर्ड इब्राइट की. तो उनकी मम्मा जो है एक दिन उनके लिए एक बुक लेकर आती हैं जिसका नाम है द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young कलेक्टर. और इस बुक की खासियत क्या थी, इस बुक में पता क्या चलता है आपको, तो इस बुक में ये मेंशन था अबाउट मोनार्क बटरफ्लाइज. मोनार्क बटरफ्लाई क्या है? एक बटरफ्लाई की स्पीशीज है सॉर्ट ऑफ ऑरेंज रेड कलर की, एंड दिस इज दैट पर्टिकुलर बटरफ्लाई. तो इस बटरफ्लाई के बारे में मेंशन था इस बुक में कि हाउ दे माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका. ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर. कौन है यहाँ पर ईगर यंग कलेक्टर? दैट इज रिचर्ड इब्राइट, जो कि बहुत ज़्यादा कीन थे न्यू चीज़ें जानने के लिए, एंड ही वॉज अ वेरी यंग, वेरी ऑफ स्मॉल एज, एंड ही लव्ड कलेक्टिंग थिंग्स, तो इसीलिए बोल दिया ईगर यंग कलेक्टर. तो इनके लिए सॉर्ट ऑफ एक वर्ल्ड ऑफ साइंस या फिर डोर फॉर द वर्ल्ड ऑफ साइंस ओपन होता है, एंड दैट इज आफ्टर ही रीड्स दिस बुक. नाउ लेट्स रीड अबाउट मोनार्क बटरफ्लाइज, अ लार्ज माइग्रेटरी ऑरेंज एंड ब्लैक कलर्ड बटरफ्लाई दैट अकर्स मेनली इन नॉर्थ अमेरिका. तो उनका जो माइग्रेशन की भी बात हुई है या सेंट्रल अमेरिका में, तो दे आर फाउंड मोस्टली देयर, और ये सॉर्ट ऑफ ऑरेंज और ब्लैक कलर की होती हैं. यू कैन सी द पिक्चर राइट हियर. देन कलेक्टर का मीनिंग क्या है? अ पर्सन हु कलेक्ट्स थिंग्स ऑफ अ स्पेसिफाइड टाइप प्रोफेशनली और एज अ हॉबी. बेसिकली जिसको कलेक्शन का शौक होता है, जैसे यहाँ इब्राइट को था, दैट्स व्हाई ही हैज बीन रेफर्ड टू एज अ यंग कलेक्टर. क्लियर? और At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migrations. तो ये पूरी book में about the migrations it was mentioned, about the monarch butterflies migration, और at the end एक activity mentioned थी which was related to this migration itself. Now what is a migration? Seasonal movement of animals from one region to another. तो हमें पता है birds का migration होता है, then there is this insects, butterflies हो गई, तो इनका migration यानी sort of seasonal movement होता है, that in a particular season जो है ये एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव करते हैं, एंड दैट इज व्हाट अ माइग्रेशन मीन्स. दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अरखात. अब यहाँ पर ये जो नाम है, दिस इज ऑल्सो अगेन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम दिस चैप्टर.
apart from the book of the name of the book, sorry, and also this person जिसने ये activity mention की थी at the end of this book, क्योंकि इनका भी एक major role है in making of a scientist, that was Richard H. Ebright. तो इनके through जो है एक activity mention थी at the end, और उस activity में करना क्या था, and he belonged to the University of Toronto, Canada. Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. अब इनकी जो मम्मा है, as we all know, कि बहुत सपोर्टर हैं, बहुत ही बड़ी सपोर्टर है वो अपने बेटे की, तो वो क्या करती हैं, इनको एक लेटर लिखती हैं, मे बी मेंशन करना पड़ता है कि वी आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग और माई सन इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्टिविटी, और वो इनको लिखकर मेंशन करती है, नोट भेजती हैं, और इसके बाद इनके जो बेटे हैं इब्राइट, वो स्टार्ट कर देते हैं ये एक्टिविटी। करना क्या है उनको बटरफ्लाइज को टैग करना है, यानी कि ही हैज टू अटैच लाइट एडहेसिव टैग्स। एडहेसिव मतलब जो चिपक जाता है, समथिंग व्हिच कैन स्टिक, तो एबल टू स्टिक फास्ट टू अ सरफेस और ऑब्जेक्ट, दैट इज वी कैन से अ स्टिकी थिंग। तो सॉर्ट ऑफ एक टैग है जिसे उन्हें मोनार्क बटरफ्लाइज पे चिपकाना है, अटैच करना है। To the wings of monarchs, anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. अब जिसको भी किसी भी रीजन में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो उनको कभी भी कोई भी टैग मिलता है, यानी कि इस पर्टिकुलर रीजन से उनके रीजन में माइग्रेशन हुआ है उस बटरफ्लाई का, तो वो टैग जो है वो सेंड करेंगे इनको, सो दैट ये लोग बता सकते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू कि किस रीजन से कौन से रीजन में बटरफ्लाइज का माइग्रेशन हो रहा है, स्पेसिफिकली मोनार्क बटरफ्लाई। तो दिस वाज द कंप्लीट एक्टिविटी जिसमें इब्राइट पार्टिसिपेट करते हैं। The butterfly collecting season around reading lasts 6 weeks in late summer. अब ये जो बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन है, यानी कि कब इनको बटरफ्लाइज कलेक्ट करनी है, उसका भी एक पर्टिकुलर सीजन है, बिकॉज दिस इज सीजनल मूवमेंट, राइट, माइग्रेशन इज अ सीजनल मूवमेंट। तो वो जो है सीजन कब तक लास्ट करता है, इन द प्लेस, एट द प्लेस सॉरी, जहां पर इब्राइट रहते हैं, वो है रीडिंग, पेंसिल्वेनिया में, सिर्फ 6 वीक्स के लिए इन द लेट समर, यानी जब समर्स जो है ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, उसके लास्ट के जो 6 वीक्स हैं, तब के टाइम पे इनको बटरफ्लाइज कलेक्ट करनी है। See the graph below. If you are going to chase them one by one, you won't catch very many. So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies. Definitely 6 weeks में butterfly collect करना is not something जो कि बड़ी easily हो जाएगा, right? तो उनको एक एक करके अगर वो butterflies collect करेंगे, definitely वो बहुत ज़्यादा tedious task हो जाएगा, बहुत difficult हो जाएगा, और वो बहुत कम butterflies collect कर पाएंगे। तो इसके लिए next step जो उनको follow करनी थी वो क्या थी कि उनको एक flock यानी कि group of butterflies को raise करना पड़ेगा, sort of उनको culture करनी पड़ेंगी, butterflies जो हैं वो उनको पूरा ग्रुप जो है वो फॉर्म कराना पड़ेगा, एंड देन ओनली ही कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी। नाउ यू हैव बीन गिवन अ ग्राफ हियर, लेट्स जस्ट गो थ्रू इट, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, यू विल नॉट गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम इट, बट देन टू लेट्स स्टडी इट। तो यहाँ ग्राफ जो है वो काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज और नंबर कलेक्टेड, कितने इन्होंने कलेक्ट किए थे, किस किस बटरफ्लाई के नंबर्स, वो मेंशन है। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ कोई स्नाउट नाम है, दैट वाज ओनली वन विच ही कलेक्टेड। देन देयर वाज मोनार्क बटरफ्लाई, जो अगेन ये सिर्फ एक ही कलेक्ट कर पाए थे। देन वाइट्स एंड सल्फर्स वर द वन जो इन्होंने 3 कलेक्ट की थी। नेक्स्ट ब्रश फुटेड वर 10 इन नंबर, वुड निम्स एंड सटायर्स वर 2 एंड गोसामो विंग्ड वर 8। तो सॉर्ट ऑफ ये ग्राफ गिवन है कि इन्होंने कितनी डिफरेंट टाइप की बटरफ्लाइज जो हैं वो कलेक्ट की थी एंड इन व्हाट एग्जैक्ट नंबर। तो यहाँ पर ये हमें दिख रहा है कि इतनी मेहनत के बाद भी बहुत कम नंबर्स है जो वो कलेक्ट कर पाते थे, एंड दैट्स व्हाई ही हैज टू रेज अ ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज। क्लियर? ऑलराइट। He would catch a female monarch, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle. तो अब जो ये नेक्स्ट स्टेप थी उसके लिए वो कैसे फॉलो करते थे इस नेक्स्ट स्टेप को, वो जो है एक फीमेल मोनार्क को कैच करते थे, उनके एग्स लेते थे, एंड देन ही यूज्ड टू रेज दोज एग्स इनटू a proper butterfly following the complete life cycle, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे अपने साइंस के सब्जेक्ट में कि देयर इज अ लाइफ साइकिल जिसके थ्रू एक बटरफ्लाई का पूरा डेवलपमेंट होता है फ्रॉम eggs to an adult butterfly, and that life cycle is from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. Now this can be a question of your extract based. Here you can be asked कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कौन सी करेक्ट स्टेप है, लाइक पहले एग है, देन कैटरपिलर है, देन प्यूपा है, देन एन एडल्ट बटरफ्लाई। तो दिस वाज अ कंप्लीट लाइफ साइकिल जो वो फॉलो करते हैं, एंड देन वो उन एग्स को ही डेवलप्स देम टू एन एडल्ट बटरफ्लाई। तो लाइफ साइकिल का मीन्स द सीरीज ऑफ चेंजेस इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन, यानी कि किसी भी एनिमल की सॉर्ट ऑफ एक लाइफ साइकिल होती है
जिसमें एक डिफरेंट स्टेजेस को इनको फॉलो करके देन दे डेवलप इनटू एन एडल्ट इंसेक्ट और अ बटरफ्लाइज हेयर एज इट इज गिवन। तो जैसे कि पहले जो एग्स हैं देन दे चेंज टू अ कैटरपिलर, एज यू हैव ऑलरेडी सीन कैटरपिलर, राइट, आप बहुत इजीली दिख जाते हैं कैटरपिलर्स। देन दे चेंज टू अ प्यूपा, दे enclosed in a covering, and then they change into an adult butterfly. So this was a complete life cycle of the butterfly which was followed, and then वो बहुत सारा butterflies अपने basement में raise कर पाए थे. Then he would tag the butterflies' wings and let them go. For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. अब ये जो है क्या करते थे, जैसे एक adult butterfly properly form हो जाती थी, उनके wings पे tags लगाते थे and they would he would let them go, ताकि ये एक्टिविटी में वो participate कर पाए. और बहुत सालों तक उनका जो बेसमेंट है जहाँ पर ये पूरी एक्टिविटी होती थी वो thousands of butterflies के लिए घर बन चुका था, because that was the place जहाँ पर वो रेस कर रहे थे इन बटरफ्लाइज को. तो यू कुड सी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, लाइक कुछ जो हैं एग्स होंगे, कुछ बटरफ्लाइज अभी कैटरपिलर की स्टेज पे आपको दिख जाती है उनके बेसमेंट में, देन सम वुड हैव बीन सीन इन द प्यूपा स्टेज एंड सम एडल्ट बटरफ्लाइज. तो इस तरीके से पूरी जो स्टेजेस हैं ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई दैट वर विजिबल इन देयर बेसमेंट. क्लियर? ऑल राइट. Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies, but obviously जिसे हम सुन रहे हैं इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, हार्डवर्क लगता है इसमें कि हर एक लाइफस्टाइल, लाइफ जो स्टेज है, जो लाइफ साइकिल है उसकी स्टेप तक फॉलो करना, वेट करना, फिर एडल्ट बटरफ्लाई को टैग करना, देन वेट करना कि कोई यहाँ आती है कि नहीं या कुछ हुआ कि नहीं, कलेक्शन करना, तो बहुत ज़्यादा जितना हम लोग को सुनने में ही लग रहा है तो बहुत ज़्यादा टायर्सम हो जाएगा, बहुत टीडियस हो जाएगा. सेम थिंग हैपेंड विद हिम एंड इवेंचुअली, और बिल्कुल ऑब्वियसली जो है धीरे धीरे करके वो जो है इसमें अपना इंटरेस्ट लूज करने लगे. इट्स टीडियस एंड देयर इज नॉट मच feedback. तो दो रीजंस थे जिसकी वजह से he started losing interest in this, and that was because it was a tedious task, यानी कि it was a tiresome, boring और monotonous, and also there's not much feedback. और ज़्यादा feedback नहीं मिल रहा था, कुछ ऐसा इतनी मेहनत के बाद कुछ ऐसा proper reply या फिर एक result उनको नहीं मिल रहा था. Ebright said, in all the time I did it, he laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured, and they were not more than 75 miles from where I live. तो इनकी जो एक्टिविटी थी वो क्या थी कि जो बटरफ्लाइज को टैग करेंगे then someone else would collected. तो वो बोलते हैं कि उनको हंसी आ रही है बताते हुए कि इतनी मेहनत जो मैंने की थी तब तक सिर्फ 2 बटरफ्लाइज थी जो रिकैप्चर हुई थी, यानी कि जो इन्होंने टैग किए थे वो बटरफ्लाइज सिर्फ 2 ही थी जो कैप्चर हुई थी, एंड वो भी सिर्फ 75 माइल्स की दूरी पे थी फ्रॉम वेयर ही लिव्ड, यानी ज़्यादा दूर तक माइग्रेट नहीं की थी वो बर्ड. तो डेफिनेटली इतना बड़ा कोई रिजल्ट उनको नहीं दिख रहा था. सो सॉर्ट ऑफ ही स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट एंड ही वाज लाइक कि देयर इज नथिंग मच आई कैन get from this. All right. Then in the 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a county science fair. अब यहाँ पे आपको separate grades given हैं कि कब वो कहाँ थे, वो कॉलेज में हैं कि वो हाई स्कूल में हैं, 7th ग्रेड में है, 2nd ग्रेड में है, तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए. क्लियर? तो अब जो बात हो रही है वो हो रही है 7th ग्रेड की, यानी जब वो अपने 7th स्टैंडर्ड में थे, he got a hint of what real science is. यानी रियलिटी में साइंस क्या है, इट्स ऑल अबाउट रियल एक्सपेरिमेंट्स, राइट. तो दिस इज समथिंग विच ही गॉट टू नो आफ्टर ही पार्टिसिपेटेड इन अ काउंटी साइंस फेयर. व्हाट इज काउंटी साइंस फेयर? दैट इज अ रीजन, यानी कि एक रीजनल जो साइंस फेयर होता है, उनके रीजन में एक साइंस फेयर हुआ होगा, वहां पर वो पार्टिसिपेट करते हैं. एंड लॉस्ट, एंड अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट देयर. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. तो यहाँ पर इब्राइट जो है वो ये बोलते हैं कि डेफिनेटली ये बहुत disheartening था, बहुत sad था, क्योंकि वहाँ पर बैठे हुए थे वो और उनको कुछ भी नहीं मिला, and everybody else was winning something or the other thing. तो वो जो है ये देख रहे थे ना कि जब किसी ना किसी को कोई ना कोई प्राइज मिल रहा है, and he was the one who lost it, तो डेफिनेटली उनको बहुत बुरा लग रहा था. He was feeling very sad. His entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. तो इन्होंने किस sort of इन्होंने साइंस फेयर में क्या ऐसी चीज़ या क्या साइंटिफिक फिनोमिनन या फिर किस चीज़ के साथ वो पार्टिसिपेट कर रहे थे. ही पार्टिसिपेटेड विद फ्रॉग टिश्यूज स्लाइड्स, यानी कि उनके पास स्लाइड्स थी प्रिपेयर्ड, स्लाइड्स, राइट. आप साइंटिफिक लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो यहाँ पर उनके पास एक स्लाइड थी जिसमें फ्रॉग टिश्यूज के बारे में था, वो ये माइक्रोस्कोप में डिस्प्ले कर रहे थे. तो दिस वॉज समथिंग जो उन्होंने कुछ किया नहीं था, राइट. ऐसा कुछ रियल एक्सपेरिमेंट नहीं था, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था. तो डेफिनेटली उनको समझ आ गया कि बाकी सारे लोग जो हैं वो रियल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, वो कुछ
डिफरेंट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एंड दैट्स वाई दे वर एबल टू विन अ प्राइज. बट ही लॉस्ट बिकॉज ही वॉज जस्ट शोइंग अ नीट डिस्प्ले, एक साफ सुथरा सा डिस्प्ले दिखा रहे थे वो, एंड दैट्स वाई ही वॉज नॉट एबल टू विन इन दिस कॉम्पिटिशन. Already the competitive spirit that drives Richard Ebride was appearing, and now this was the time, you know, कि वो जो competitive spirit होती है ना कि नहीं मुझे जीतना है, मुझे participate करना है, I want to win the prize, right? तो वो जो एक competitive spirit है, वो जो एक चाह है, you know, जीतने की, वो उनके अंदर develop अब होने लगी थी. I knew that for the next year's fair, I would have to do a real experiment, he said. And it was not like कि वो sad थे, 2-3 दिन, you know, उनको बहुत ही ज़्यादा disheartening लगा, he was like depressed with it and then he moved on. ऐसा कुछ नहीं था. He kept this thing in his mind कि next ईयर जब मैं पार्टिसिपेट करूंगा तो डेफिनेटली मुझे कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करना है ताकि यू नो आई विन something. The subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. और फिर उनके दिमाग में ये चीज़ आती है कि जो सब्जेक्ट यानी कि जो फील्ड या फिर जो एरिया है जो मेरा इंटरेस्ट का या जिस पे मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ वो क्या था, वो था इंसेक्ट वर्क, राइट. वो बटरफ्लाइज वगैरह कलेक्ट कर रहे थे, तो उनको ये था दिमाग में कि ये जो इंसेक्ट वर्क है या जो फील्ड है या जो सब्जेक्ट है इसी पे मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, एंड दिस इज समथिंग यू नो जिस पे वो कुछ सोच सकते हैं अबाउट द नेक्स्ट ईयर फेयर. So he wrote to Dr. Arkat for ideas and back came a stack of suggestions for experiments. तो इन्होंने डिसाइड क्या किया कि जो बुक थी ना द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10, तो उसी के एंड पे जो एक्टिविटी मेंशन थी इट वाज मेंशन्ड बाय डॉक्टर उर्खात, राइट. तो उन्हीं को इन्होंने कुछ लेटर लिखा कि आई नीड सर्टेन आइडियाज, कि मैं कुछ व्यूज चाहता हूँ जिस पे आई कैन वर्क फॉर द रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स, और उनको वहाँ से स्टैक ऑफ सजेशंस और एक्सपेरिमेंट्स भी आए. यानी दिस वाज अनदर गुड थिंग विच कैन बी सीन है कि इनको इनकी जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट किसने रोल किसने प्ले किया है, डॉक्टर अरखात ने. वो चाहते तो ऑब्वियसली उनको बहुत से लेटर्स आते होंगे बिकॉज ही वॉज अ वेल नोन पर्सन, बुक थी उनकी, तो वो जो है चाहते तो रिप्लाई नहीं करते, बट ही वॉज अ ट्रू प्रोफेशनल डेडिकेटेड पर्सन. उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए या जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके आइडियाज़ भी भेजे, एंड एक दो नहीं भेजे, स्टैक्स भेजे, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सजेशंस और एक्सपेरिमेंट्स भेजे. नाउ स्टैक इज अ पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टिपिकली वन दैट इज नीटली अरेंज, सॉर्ट ऑफ कह सकते हो कि वो जो पेपर्स हैं, वो जो सजेशन है, वो इतने ज़्यादा नंबर में उन्होंने भेजे थे. Those kept Ebride busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs. और all through his high school, उनको ये सब जो आइडियाज़ मिले थे, जो एक्सपेरिमेंटेशन के, वो डिफरेंट आइडियाज़, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनको बिजी रख रहे थे all throughout these years. And then जब भी वो पार्टिसिपेट करते थे, काउंटी यानी रीजनल साइंस फेयर में या फिर इंटरनेशनल साइंस फेयर में, वो प्राइजेस डेफिनेटली जीते थे, बिकॉज दिस टाइम वो नीट सा कोई डिस्प्ले नहीं कर रहे थे, ही वॉज जस्ट शोकेसिंग द रियल एक्सपेरिमेंट्स. क्लियर? ऑल राइट. For his 8th grade project, Ebride tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. And now this was the very, बोल सकते हो, the first experiment जो कि real experiment वो करने लगे थे. That was कि 8th grade में आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है. 8th grade का प्रोजेक्ट था और इब्राइड जो रिचर्ड इब्राइड है, उन्होंने कोशिश की कि वो फाइंड आउट कर पाएँ द कॉज, कि वो रीज़न क्या है ऑफ अ वायरल डिसीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स. हर कुछ सालों में जो मोनार्क बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स होते हैं उनको ऐसा क्या वो कॉज है वायरल डिसीज का, किससे वो वायरल डिसीज फैल रही है जिससे हर कुछ सालों में मोनार्क बटरफ्लाई के कैटरपिलर्स की डेथ हो जाती है और दे आर किल्ड. Ebride thought the disease might be carried by a beetle. और रिचर्ड इब्राइड का ऐसा थिंकिंग थी, ऐसा थॉट था कि मे बी ये डिसीज जो है वो किसी बीटल के थ्रू कॉज हो रही है. बीटल इज अ काइंड ऑफ इंसेक्ट, तो वो उनको ऐसा लग रहा था कि मे बी बीटल्स आर द कॉज ऑफ दिस वायरल डिसीज. ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स. और ऑब्वियसली ये कॉज थे कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, जब इन कैटरपिलर्स को वो इन बीटल्स के सामने या फिर बीटल्स के साथ ग्रो होने देंगे. अगर इन बीटल्स की वजह से कुछ ऐसा दिखता है जिसकी वजह से ये कैटरपिलर्स की डेथ हो जाती है, then definitely beetles are the reason for that viral disease. I did not get any real results, he said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. और फिर वो बोलते हैं कि उनको कुछ ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिले थे कि जिससे ये प्रूव कर पाए कि बीटल्स वर द रियल कॉज ऑफ द वायरल डिसीज, बट डेफिनेटली उन्होंने ये बताया जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया कि दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने कोशिश की थी पता लगाने की, एंड डेफिनेटली दिस वॉज समथिंग विच वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, and that's why he won the prize. All right.
The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. अब पहला एक्सपेरिमेंट क्या था? अबाउट द वायरल डिसीज, राइट? द सेकेंड एक्सपेरिमेंट वॉज अबाउट कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज हैं वो कॉपी करती हैं मोनार्क्स को. अब यहाँ पे जो ये दोनों पिक्चर्स हैं सॉर्ट ऑफ बहुत कम डिफरेंस है जो आपको दिखेगा, बट दोनों ही डिफरेंट बटरफ्लाइज हैं. जो फर्स्ट बटरफ्लाई है दैट इज द मोनार्क बटरफ्लाई. तो ये जो फर्स्ट बटरफ्लाई है उनको हम कहेंगे कि ये क्या है? मोनार्क्स. और ये जो हैं दीज आर वाइसरॉयज. तो ये दो डिफरेंट बटरफ्लाइज हैं. अब इसमें क्या डिफरेंट दिख रहा है? दोनों ही ऑलमोस्ट सेम दिख रही होंगी कलर पैटर्न में, बट ध्यान से देखें तो ये जो इनका पैटर्न है ना सॉर्ट ऑफ यहाँ से आप थोड़ा डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हो कि कुछ थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत सा डिफरेंस है. और ये जो है यही चीज जो है इनका नेक्स्ट बोल सकते हो टॉपिक था ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एंड दैट वाज कि ये जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज होती हैं ये मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं. The theory was that viceroys look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. क्योंकि monarchs जो हैं वो बहुत ही tasteless होती हैं birds के लिए. birds को पसंद नहीं है monarchs. sort of उनके लिए वो वैसी सब्जी है जो आपको नहीं पसंद, ठीक है? तो monarchs जो है वो birds ज़्यादातर पसंद नहीं करती खाना, और viceroys जो हैं वो इसीलिए इनको कॉपी करती हैं, मे बी ताकि birds से वो बच पाएं. वाइसरॉयज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, बट वाइसरॉयज जो हैं वो जंक फूड है जो हमको बड़ा पसंद है, तो वाइसरॉयज जो हैं दे टेस्ट गुड टू द बर्ड्स. सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर. एंड डेफिनेटली जितना हम ही जब पता नहीं कर पा रहे कितना डिफरेंस है तो बर्ड्स के लिए भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा. एंड बर्ड्स वुड बी लाइक कि वो वाइसरॉय को भी एक मोनार्क बटरफ्लाई की तरह कंसिडर करेंगी एंड दे वुड नॉट ईट इट. तो यहाँ पर वाइसरॉय बटरफ्लाइज जो हैं वो अपनी लाइफ सेव कर पाएंगे बिकॉज दे आर कॉपिंग मोनार्क्स. तो ये एक थॉट था कि मे बी इसीलिए ये इतना सेम दिखते हैं बिकॉज वाइसरॉयज आर कॉपिंग मोनार्क बटरफ्लाई. एंड दिस वाज द सब्जेक्ट ऑफ हिज नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट. ऑल राइट. Ebright's project was to see whether, in fact, birds would eat monarchs. He found that a starling would not eat ordinary bird food. तो उनका एक्सपेरिमेंट यही था कि birds जो हैं वो monarchs को खाती हैं या नहीं खाती हैं. तो sort of उनको पता चल जाएगा कि मे बी this is the only reason जिसकी वजह से वाइसरॉयज जो है कॉपी करती हैं किसको? monarchs को. और फिर उनको एक बर्ड का पता चलता है that is the starling bird would not eat ordinary bird food. यानी नॉर्मली जो birds खाती हैं वो भी खाना कौन नहीं खाता? starling bird. Now who is the starling bird? Common European bird with black brown spotted plumage which nest near buildings and is a good mimic. Sort of this bird is known as a starling bird. और starling bird जो होती हैं वो एक बहुत अच्छी मिमिक होती हैं, यानी कि जो मिमिक्री करते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, कॉपी अच्छे से कर लेती हैं. तो ये जो बर्ड्स हैं यानी कि जो स्टार्लिंग बर्ड हैं वो नॉर्मल फूड भी नहीं खाती. तो अगर ये मोनार्क्स खाती हैं कि वाइसरॉय नहीं खाती हैं तो इससे सॉर्ट ऑफ कुछ इनका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ सकता है. तो लेट्स सी स्टार्लिंग के टर्म्स में कि इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स it could get, but starling birds eat monarchs butterflies. ठीक है? Normally birds do not eat monarchs, right? But starling did eat monarchs butterflies. Ebright said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarch. और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन है कि बाद में जो बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हुए थे then it was proved कि मे बी monarchs butterfly को कॉपी करती हैं कौन? viceroys. This project was placed first in the zoology division and third overall the county science fair. And definitely this was a very good experiment at that time. तो उनको जो है प्राइज कैसे मिले थे कि zoology division में इनको फर्स्ट प्राइज रखा था एंड पूरे काउंटी साइंस फेयर में ये थर्ड आए थे with this experiment. Now what is the zoology division? The scientific study of the behavior, structure, physiology, classification and distribution of animals. Any study which is related with animals is what? Zoology, which you are already aware of, right? तो ये जो है zoology division में फर्स्ट आते हैं एंड काउंटी या फिर जो रीजनल साइंस फेयर होता है उसमें ये ओवरऑल थर्ड प्राइज गेन करता है. In his second year in high school, अब next जब ये second year में पहुंच चुके हैं in his high school, तो in his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. अब अभी तक आप क्या पढ़ चुके हो? एक तो वायरल डिसीज वाला, नेक्स्ट कॉपी करती हैं कि नहीं वाइसरॉयज मोनार्क्स को. नाउ द थर्ड थिंग वाज एंड द सब्जेक्ट वाज द अननोन इंसेक्ट हार्मोन. यानी कि इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अननोन इंसेक्ट हार्मोन और हाउ डिड Ebright डेवलप और डिस्कवर दिस अननोन इंसेक्ट हार्मोन. Indirectly, it also led to this new theory on the life of cells, and this was the experiment. जो life of cells की बारे में बात की ना at the age of 22, उसके लिए indirectly this was the theory और this was the experiment जिसकी वजह से वो new cell theory के बारे में experiment कर पाए थे.
द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल. अब उनका जो एक्सपेरिमेंट का जो सब्जेक्ट था, जो क्वेश्चन था, वो बहुत ही सिंपल इनफ था, एंड दैट वॉज व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा. अब ये बटरफ्लाइज के बारे में इसलिए करें बिकॉज ही हैज बीन एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट ऑन दीज बटरफ्लाइज, राइट. तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेवल भी है एंड ऑल्सो ही हैज नॉलेज अबाउट इट. तो उनको ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि मोनार्क बटरफ्लाई का जो प्यूपा होता है उस पर 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स होते हैं. तो उसका रीजन क्या है, वो स्पॉट्स क्यों है प्यूपा पे. दैट वॉज द सब्जेक्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट दिस टाइम. नाउ लेट्स रीड द मीनिंग ऑफ रिसर्च. रिसर्च का मतलब आपको पता ही है. देन टू द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू एंड स्टडी ऑफ मटेरियल्स एंड सोर्सेज इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश फैक्ट्स एंड रीच न्यू कंक्लूजन. सॉर्ट ऑफ एक इन्वेस्टिगेशन करना, पता लगाना, डूइंग डिफरेंट activities, following certain steps and then reaching a conclusion or a result. That is what a research means. Now let's see कि ये जो spots हैं इनका reason क्या है. Everyone assumed the spots were just ऑर्नामेंटल. हर किसी को क्या लगता था, यानी कि जिन्होंने भी इसके बारे में सोचा होगा कि ये जो 12 गोल्ड स्पॉट्स हैं ये ऑर्नामेंटल हैं, यानी सजावट के लिए होते हैं, सॉर्ट ऑफ एक डेकोरेशन है इस प्यूपा पे. अज्यूम्ड मीन्स ऐसा मानना. सो सपोज टू बी द केस विदाउट प्रूफ. जस्ट यू थिंक कि ऐसा हो सकता है. क्लियर. एंड देन ऑर्नामेंटल मीन्स सर्विंग और इंटेंडेड एज एन ऑर्नामेंट, अ डेकोरेटिव, यानी सॉर्ट ऑफ अ डेकोरेशन है ये 12 गोल्ड स्पॉट्स, ऐसा लोगों का मानना था. इब्राहिम सेड बट डॉक्टर उरखात डिडंट बिलीव इट. बट ये जो डॉक्टर उरखात थे उनको ये बिलीव नहीं होता था कि जस्ट एक ऑर्नामेंटल है या डेकोरेटिव है ये स्पॉट्स. तो उनके लिए ये रीजन वैलिड नहीं था. टू फाइंड द आंसर Bright and another excellent science student first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterflies फुल डेवलपमेंट. बट इब्राइट और उनके साथ एक और स्टूडेंट थे, उनको भी लग रहा था क्योंकि बिकॉज डॉक्टर उरखात को भी लग रहा था कि देयर इज सम अदर रीजन फॉर दीज स्पॉट्स. तो वो जो है उनके साथ मिलकर एक डिवाइस बनाते हैं एंड विद दैट डिवाइस वो शो कर पाते हैं, बता पाते हैं कि ये जो स्पॉट्स हैं वो एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है फॉर बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट. अगर बटरफ्लाई का फुल डेवलपमेंट आपको देखना है कि वो पूरी तरीके से डेवलप हो पाते हैं कि नहीं फ्रॉम प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई स्टेज, तो उसके लिए एक हार्मोन जरूरी है और वो हार्मोन ही प्रोड्यूस हो रहा था इन 12 स्पॉट्स से. तो इट मींस इट वाज डेफिनेटली नॉट ऑर्नामेंटल. और यहाँ पर इब्राइट और उनके साथ जो भी इनके पार्टनर थे, जो भी एक और एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट थे, वो दोनों ये बता पाते हैं, प्रूफ कर पाते हैं कि देयर वाज सर्टेन हार्मोन व्हिच वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दीज स्पॉट्स. This project won Ibrahim first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair. तो ये जब एक्सपेरिमेंट वो डिस्प्ले करते हैं या शोकेस करते हैं कहाँ पर, काउंटी फेयर में, तो वहाँ पर इनको फर्स्ट प्राइज मिलता है एंड उनको एंट्री मिल जाती है इनटू इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर. देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी. और इस इंटरनेशनल साइंस फेयर में उनको थर्ड प्राइज मिलता है. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. तो यहाँ पर entomology मतलब the study of insects, something related with insects जो है हम entomology term use करते हैं. तो entomology laboratory थी, यानी insects से related laboratory थी. The name was Walter Reed Army Institute of Research. और यहाँ पर summers के टाइम पे इनको काम करने का भी मौका मिला. As a high school junior, Richard Ibrahim continued his advanced experiments on the monarch pupa. और क्योंकि ये क्या बन चुके थे, ये एक हाई स्कूल जूनियर थे, इनके एक्सपेरिमेंट्स तो चल ही रहे थे, तो कंटिन्यूसली इन्होंने क्या किया, ही केप्ट वर्किंग और ही कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स और लेवल अप होता गया इनका एक्सपेरिमेंट. और वो जो है किस पे था, मोनार्क प्यूपा पे, यानी जिसके ये जो 12 गोल्डन स्पॉट्स के बारे में वो रिसर्च कर चुके थे, इसके बारे में और ज्यादा रिसर्च कर रहे थे बिकॉज ही गॉट टू वर्क देयर एंड ऑल्सो नाउ ही वॉज जस्ट डेवलपिंग हिज थिंकिंग पार्ट टू एंड ऑल्सो ऑब्वियसली एडवांस लेवल के एक्सपेरिमेंट्स उनको करने थे. क्लियर? ऑलराइट. That year, this project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. और उसी साल उनको ये जो प्रोजेक्ट था उनका वो इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज जीता है. अगेन उनको चांस मिलता है टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, यानी अगेन इनको इसी लेबोरेटरी में जो एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट था वहां पर फिर से काम करने का मौका मिलता है. इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर एंड नाउ अगेन ही टेक्स अ स्टेप फर्दर इन हिज सीनियर ईयर. He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. और वो क्या था इनका एक्सपेरिमेंट कि इन्होंने वो सेल्स जो है मोनार्क्स विंग, हमने पता ना मोनार्क्स की विंग की जो डेवलपमेंट है वो इस हार्मोन से होती है. तो उन्होंने क्या किया, ये जो मोनार्क विंग के सेल्स हैं उनको एक कल्चर में
ग्रो किया एंड शोड की जो सेल्स हैं वो तभी डिवाइड हो रही थी, डिवीजन होता है तभी ग्रोथ होती, राइट, सेल्स डिवाइड एंड देन द बॉडी ग्रोज। तो सेल्स जो है वो तभी डिवाइड कर रहे थे और डेवलप हो रहे थे इनटू अ प्रॉपर कंप्लीट एडवांस नॉर्मल बटरफ्लाई विंग, जब उन स्पॉट्स में से जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा था वो उनको प्रोवाइड किया जा रहा था। यानी दिस हार्मोन वाज डेफिनेटली रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ बटरफ्लाइज विंग्स। That project won first place for zoology at the international fair। और अब ये prizes जो है वो जीतते ही जा रहे थे because now he got to know what real science is। तो अब इस बार फिर से उनको क्या मिला, first prize for zoology in the international fair। He spent the summer after graduation doing further work at the Army laboratory and at the laboratory of the US Department of एग्रीकल्चर। और फिर जो है उन्होंने अपना पूरा जो समर है आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी आफ्टर ही ग्रेजुएटेड, उनका पूरा समर जो है वो और ज़्यादा काम करने लगे इन सब चीज़ों पे। और कहाँ पे करते थे वो काम, एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि ही वॉज सक्सेसफुली क्लाइंबिंग द स्टेप्स एंड ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड मोर एंड मोर एक्सपेरिमेंट्स, मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स जिस पे वो काम कर सकते थे। क्लियर, ऑल राइट। The following summer, after his freshman year at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि following summer, यानी कि जब next summer है, हमें पता है ना कि different different laboratories में ये काम कर रहे हैं, काम in the sense ये अपने experiments पे work कर रहे हैं। तो जो next summer था इनका after his freshman year एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे इनका फर्स्ट ईयर है, उसके बाद जो फॉलोइंग समर था वहां पर वो वापस जाते हैं कहाँ, लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और फिर ये जो हार्मोन था फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, इस पे और काम करते हैं। देखो बिकॉज ही वाज एबल टू डेवलप दिस हार्मोन, या फिर ये डिस्कवरी वो कर पाए थे, सॉरी, कि गोल्ड स्पॉट से ये हार्मोन निकलता है जिसकी वजह से एक प्रॉपर बटरफ्लाई विंग फॉर्म होती है या प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाती है बटरफ्लाइज की। तो वो वहीं पे नहीं रुक जाएंगे, राइट, कि नहीं बस अब हो गया एक एक्सपेरिमेंट। वो क्या करेंगे, इस पे और ज्यादा वर्क करेंगे, मे बी ही गेट्स टू फाइंड समथिंग एल्स अबाउट इट, राइट। तो वो जो है इस पे फिर से काम करने लगते हैं। यूजिंग द लेबोरेटरी sophisticated instruments, he was able to identify the hormones chemical structure। और ये जो sophisticated यानी advanced instruments थे वहां पर और complex instruments थे वहां पर, कहाँ, इस laboratory में। और इसीलिए उन instruments का use करते हुए ये जो है chemical structure पता कर पाए थे of the hormone, which is very difficult, right, to find। It's not very easy as it sounds कि chemical structure पता चल गया। तो क्योंकि यहाँ पर वो advanced instruments, equipments present थे in this laboratory, that's why Ebright was able to find out the chemical structure also of this particular hormone, जो कि yes monarch pupa के 12 gold spots में से प्रोड्यूस होता है और प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बटरफ्लाई के लिए जरूरी है। क्लियर, ऑल राइट। A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life। And then एक 1.5 साल बाद year and a half later क्या होता है, during his junior year, जब उनका junior year चल रहा है, Ebright जो है उनको एक आइडिया आता है। और वो आइडिया किसके बारे में होता है, about the new theory about cell life, जो कि हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं in some previous paragraphs, कि ये जो एक्सपेरिमेंट था इनका 12 गोल्ड स्पॉट्स वाला हार्मोन वाला, this indirectly led to a new theory, new idea, and that was the theory about cell life, right? It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of hormone। और ये आइडिया उनके दिमाग में कब आता है कि जब ये केमिकल स्ट्रक्चर पता कर चुके थे ना इस हार्मोन का, तो इसका जब वो एक्सरे फोटो देख रहे थे, उस फोटो को देखते वक्त इनको ये आइडिया आता है अबाउट द न्यू सेल थ्योरी ऑफ लाइफ। When he saw those photos, Ebright didn't shout Eureka or even I have got it। तो जब उन्होंने वो फोटोज देखे और उनको ये आइडिया है अबाउट द न्यू सेल थ्योरी ऑफ लाइफ, तो उन्होंने बहुत एक्साइटमेंट में आके ऐसे चिल्लाना स्टार्ट नहीं कर दिया कि मुझे पता चल गया अबाउट द सेल्स और अबाउट दिस थ्योरी। यूरेका मीन्स अ क्राई ऑफ ट्रायम्फ एट अ डिस्कवरी, यानी कुछ पता लगाने पे जो वो विक्ट्री वाली जो एक हैप्पीनेस होती है, एक अचीवमेंट वाला जो आप चिल्लाते हो हुर्रे आई गॉट दिस, दैट इज समथिंग विच यूरेका मीन्स। But he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of the biology's puzzles, how the cell can read the blueprint of its DNA। तो उनका ये कहना था कि ये जो insect hormone की finding थी obviously about the hormone, जो भी उनको पता चला था the chemical structure और the reason about the hormone, इसके अलावा जो photos उनको बता पाए थे वो क्या था, photos उनको बता पाए थे कि ये question जो था एक biology में एक puzzle था, बहुत confusing सा question था कि कैसे एक
एक सेल जो है वो डीएनए का ब्लूप्रिंट पढ़ लेता है। डीएनए आप सबको पता है तो डीएनए पे जो ब्लूप्रिंट यानी जो बेसिस है, जो रीड करना होता है, सेल कैसे रीड कर लेता है डीएनए को कि क्या फॉर्म करना है, राइट। तो वो जो है एक बहुत बड़ा पजल था बायोलॉजी में, और वो इनको एक सॉर्ट ऑफ आंसर मिलने लगता है जब ये वो फोटोज देखते हैं। तो जब ये बोलते हैं ना कि यूरेका मीन्स, उनको जब पता चल जाता है कि केमिकल स्ट्रक्चर क्या है हार्मोन का, तो ऑब्वियसली वो खुश हो जाते हैं कि उन्होंने ये डिस्कवरी कर ली। बट आफ्टर दैट ही ऑल्सो गेट्स टू नो कि कैसे सेल जो है वो डीएनए का ब्लूप्रिंट पढ़ पाते हैं। तो दिस वाज समथिंग जो कि एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, और जो कि इनडायरेक्टली पता चलती है उनको जब ये हार्मोन पे काम कर रहे होते हैं, तो इनडायरेक्टली इसकी भी डिस्कवरी होने लगती है। डीएनए इज द सब्सटेंस in the nucleus of a cell that controls heredity। अब डीएनए क्या है? डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस। हर सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, राइट, वी ऑल नो अबाउट इट। तो न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ अ सेल, और उसमें आपको एक डीएनए नाम का सब्सटेंस मिलता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट कंट्रोल्स द हेरिडिटी। एंड डीएनए इज द रीजन जो हेरिडिटी होती है, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैरेक्टर्स पास होते हैं, दैट इज व्हाट इज हेरिडिटीज, राइट। तो डीएनए इज द रीजन या डीएनए इज द वन जो कि इस हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द पासिंग ऑन ऑफ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जेनेटिकली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज व्हाट हेरिडिटी मीन्स। और ये हेरिडिटी जो है वो डीएनए के थ्रू हो पाती है, एंड दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। इट डिटरमिन्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। एंड डेफिनेटली ये डीएनए है जो सेल का फॉर्म और फंक्शन दोनों डिफाइन करता है। तो दैट्स व्हाई इट वुड बी व्हाट द बेसिस ऑफ द सेल। तो डीएनए इज द ब्लूप्रिंट और द बेसिस ऑफ द सेल। तो इस तरीके से उनको ये सारी बातें समझ आती हैं आफ्टर वो जो इनका हार्मोन की डिस्कवरी कर लेते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर पता लगा लेते हैं, तो इनडायरेक्टली उनको ये सब चीजें भी समझ आती हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिस्कवरी। Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen। और ये जो चीज़ वो समझ चुके थे कि किस तरीके से डीएनए इज इन द न्यूक्लियस एंड देन वो ब्लूप्रिंट होता है ऑफ द सेल, किस तरीके से ये उनको प्रूफ करना था। तो वो और उनके जो रूममेट थे जो उनके साथ रहते थे, द वन हु शेयर्ड अ पर्सन ऑक्यूपाइंग द सेम रूम एज अनदर, द वन हु शेयर्ड द रूम विद इब्राइट। तो वो और जो इब्राइट है दोनों क्या करते हैं, वो पूरी रात भर काम करते हैं, वो ड्राइंग्स बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, प्लास्टिक मॉडल्स बनाने की कोशिश करते हैं मॉलिक्यूल्स की, ताकि वो ये बता पाएं, ताकि वो ये डिस्प्ले कर पाएं कि किस तरीके से वो जो भी थ्योरी का पार्ट है वो समझ पाए हैं, एंड हाउ दे कैन प्रूव इट टू पीपल। Together they later wrote the paper that explained the theory। और एक साथ फिर उन्होंने एक पेपर लिखा, यानी कि उन्होंने वो नोट लिखा या आर्टिकल लिखा जिसमें वो पूरी थ्योरी के बारे में समझाते हैं कि क्या वो समझ पाए हैं, what exactly is the reason that a cell or DNA can read the blueprint of the cell। Surprising no one who knew him, Richard Ebright graduated from Harvard with highest honors। अब surprising no one who knew him यानी कि जो भी उनको नहीं जानते थे अभी तक, वो भी surprised हो गए थे जब उन्होंने देखा कि रिचर्ड इब्राइट जो है वो ग्रेजुएट हो जाते हैं फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, दैट टू विथ हाईएस्ट ऑनर्स, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स के साथ, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट के साथ वो ग्रेजुएट होते हैं। सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510, यानी टोटल 1510 स्टूडेंट्स, 1510 बच्चों में वो सेकेंड आते हैं, दैट टू इन द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो डेफिनेटली दिस वाज समथिंग जो कि बहुत हाईएस्ट ऑनर था उनके लिए, एंड ऑल्सो दिस वाज द सोर्स ऑफ सरप्राइज फॉर द पीपल हु आर नॉट नोइंग हिम टिल नाउ। Ebright went on to become a graduate student, researcher at Harvard Medical Student। और फिर वो उन्होंने कंटिन्यू किया क्या करना, वो बन गए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर, यानी जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हो चुके हैं, नाउ ही वुड बी रिसर्चिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स। रिसर्चर मीन्स अ पर्सन हु कैरीज आउट एकेडमिक और साइंटिफिक रिसर्च। तो यहाँ पे वो साइंटिफिक रिसर्च जो है वो करने लगते हैं, एंड एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, कहाँ पर कंटिन्यू करते हैं वो, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। देयर ही बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी। अब उन्होंने लिख तो दिया अपनी थ्योरी के बारे में, बट उसको टेस्ट भी तो करना है, राइट। उनको प्रॉपरली प्रूव करना है कि जो भी उन्होंने लिखा है थ्योरी में वो 100% ट्रू है, और इसी पे वो काम करने लगते हैं आफ्टर ही ग्रेजुएट्स फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the processes of life। क्योंकि अगर ये थ्योरी सही प्रूफ हो जाती है तो जो डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ लाइफ है, जो भी डीएनए रिलेटेड, सेल रिलेटेड डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं लाइफ के, दैट वुड बी प्रूव्ड इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट। It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases। और कैंसर जैसी बड़ी डिसीज या कोई और बड़ी डिसीज उसको भी कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके आइडियाज आ जाते अगर ये थ्योरी जो है वो करेक्ट प्रूफ
होती है। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ इब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरोसिटी। और ये सारे एक्सपेरिमेंट्स, इतनी बड़ी थ्योरी का डिस्कवर होना वो क्यों हुआ है पॉसिबल? नॉट बिकॉज ही वॉज जस्ट अ ब्राइट माइंड, बिकॉज उनमें वो क्यूरोसिटी थी, वो पैशन था, वो इंटरेस्ट था, वो ईगरनेस थी कि भाई कैसे हो रहा है ये सब, मैं पता लगाऊं, द रीजन बिहाइंड दिस, द रीजन बिहाइंड दैट, एंड दैट क्यूरोसिटी लीड to the discovery of this theory. His high school research into the purpose of the spots on monarch pupa eventually led him to his discovery or the theory about सेल लाइफ। तो जो थ्योरी थी अबाउट सेल लाइफ वो एकदम से इनडायरेक्टली हमें पता है उनके दिमाग में आता है। तो ये स्टेटमेंट अगर आपको आता है कि द पर्पस ऑफ स्पॉट्स ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई इवेंचुअली लेड हिम टू द थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, इलैबोरेट और जस्टिफाई, तो फिर आपको ये पूरा बताना पड़ेगा पहले अबाउट दिस थ्योरी एंड देन हाउ ही केम टू अंडरस्टैंड और हाउ ही गॉट टू नो कि भाई मुझे इस बात पे भी काम करना है, एंड देन वट एवर हैपन टिल दिस पॉइंट वो आपको मेंशन करना पड़ेगा इन द आंसर। क्लियर? ऑलराइट। Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he has not time for other इंटरेस्ट। तो डेफिनेटली रिचर्ड जो है वो बहुत इंटरेस्टेड थे साइंस में, और उनकी ये सारी जो साइंटिफिक क्यूरोसिटी है वो कब से बिगिन होती है? जब वो बटरफ्लाइज कलेक्ट करते हैं, ठीक है। बट इतना भी नहीं था उनका डीप साइंस में इंटरेस्ट कि सिर्फ साइंस में ही उनको इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट था। Ebright also became a champion debater and a public speaker and a good canoeist and all around outdoors पर्सन। तो इब्राइट जो है वो सिर्फ एक बेस्ट साइंटिफिक रिसर्चर ही नहीं थे, उसके अलावा भी वो बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे, एंड ही वाज डेफिनेटली बेस्ट इन दैट ऑल्सो, क्योंकि वो एक चैंपियन डिबेटर थे। डिबेटर मतलब जो वाद विवाद करते हैं, जो डिस्कस करते हैं अबाउट द टॉपिक। सो अ पर्सन हु आर्ग्यूज अबाउट अ सब्जेक्ट स्पेशली इन अ फॉर्मल मैनर, एक प्रॉपर फॉर्मल मैनर में अपने पॉइंट्स रखना, वेदर दे सपोर्ट द सब्जेक्ट और वेदर दे आर इन अगेंस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, दैट इज व्हाट अ डिबेट मीन्स। तो वो एक चैंपियन डिबेटर थे, वो एक पब्लिक स्पीकर थे। सॉर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग का मतलब क्या होता है? किसी टॉपिक पे पब्लिक के सामने बोलना, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग। तो वो भी एक चीज थी जिसमें वो इंटरेस्टेड थे। एंड अ गुड कैनोइस्ट, कैनोइस्ट क्या होते हैं? अ कैनो इज समवन हु इज स्किल्ड एट रेसिंग एंड परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ स्किल इन अ कैनोय। कैनोय इज अ बोट, ओके, दिस इज अ बोट। तो जो भी इंसान बहुत ज्यादा स्किल्ड होता है इन कैनोइंग तो उसे कहते हैं क्या? कैनोइस्ट। तो वो बहुत अच्छे कैनोइस्ट भी थे, और जो भी आउटडोर एक्टिविटीज होती है उन सब में वो एक ऑलराउंडर पर्सन थे। तो अगर आपको ये प्रूफ करने को दिया जाता है इन द क्वेश्चन कि प्रूव दैट इब्राइट was an all-rounder or he was a well-rounded person, तो आपको फिर ये सब बताना पड़ेगा कि he was not only good in science or different scientific experiments, but also he was a champion debater, a good public speaker, a good canoeist, and also we will get to know he is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits. So different nature या scientific exhibits के बारे में collect करना या फिर capture करना अपने कैमरा में, that was also something he did very well. तो he was an expert photographer too. तो ये सारी different जो activities हैं वो सब में वो इंटरेस्टेड भी थे, एंड ऑल्सो ही वॉज अ गुड एट देम। तो डेफिनेटली वो सिर्फ साइंस में ही इंटरेस्टेड नहीं थे, बहुत सी चीजें थी जिसमें उन्होंने अपना माइंड जो है वो इनकॉर्पोरेट किया था। क्लियर? ऑलराइट। इन हाई स्कूल रिचर्ड इब्राइट वॉज अ स्ट्रेट अ स्टूडेंट। हाई स्कूल में वो सिर्फ एक ही चीज थे, वो थे एक अच्छे स्टूडेंट। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स, क्योंकि लर्निंग बहुत इजी लगता था उनको, कि सीखना बहुत आसान होता है, तो वो अपनी पूरी एनर्जी जो है वो कहाँ लगा देते थे? डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब में। ये दोनों क्लब में अपना टाइम देते थे वो डिबेट के बारे में। मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब, क्लब्स क्या होते हैं? एक सॉर्ट ऑफ ग्रुप होता है जहाँ पे आप सब एक कॉमन एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, राइट? तो वो इन दोनों क्लब्स में अपना जो टाइम है, जो एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करते थे। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, और देयर वॉज अ पर्सन जिनको वो एडमायर करते थे, रिगार्ड विथ रिस्पेक्ट और वार्म अप्रूवल, जिसको वो एज एन आइडियल देखते थे, जिसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। और वो कौन थे? रिचर्ड ए व्हीहरर। अब ये कौन है? हिज सोशल स्टडीज टीचर एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स। तो ये सोशल स्टडी के टीचर थे, किसके? रिचर्ड इब्राइट के। और ऑल्सो वो ये दोनों क्लब्स के क्या थे? एडवाइजर थे। और ये बहुत ज्यादा एज एन आइडियल थे, किसके? रिचर्ड इब्राइट के। एंड रिचर्ड इब्राइट यूज्ड टू एडमायर दिस पर्सन अ लॉट। Mr. Wheeler was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, Ebright said. तो इब्राइट बोलते हैं उस वक्त के लिए मेरी लाइफ में जो कोई परफेक्ट पर्सन था वो कौन थे भाई? वो थे रिचर्ड ए व्हीहरर। और वो जो है उनको बहुत ज़्यादा न्यू आइडियाज़ देते थे, एंड ही ओपनड हिज माइंड टू न्यू आइडियाज़। ऐसा नहीं था कि उनका माइंड वहीं बंद के रह जाए बटरफ्लाइज, प्यूपा, इन सब में नहीं, उनका दिमाग जो है वो और आइडियाज़ की तरफ खोलते जाते थे। कौन? उनके सोशल स्टडीज़ टीचर।
Richard would always give that extra effort, Mr. Vihara said. What pleased me was, here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests. तो यहाँ पर उनके जो टीचर हैं वो बोलते हैं कि ये जो रिचर्ड थे वो हमेशा एक एक्स्ट्रा एफर्ट देते थे. ऐसा नहीं था कि जितना हो रहा है ठीक है, वो और कोशिश करते थे कि भाई मैं और अपना 100% या मोर देन 100% दूँ टू गेट टू नो अबाउट डिफरेंट थिंग्स. और जिस चीज़ की वजह से बहुत खुश थे उनके टीचर वो ये थी कि वो जो है 3 से 4 घंटे का टाइम अपने डिबेट्स के लिए ही देते थे. तो ही यूज्ड टू गिव हिज 3 to 4 hours एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च. यानी कि इसके अलावा कि वो बटरफ्लाइज या उनके जो बाकी के इंटरेस्ट हैं उस पर तो रिसर्च कर ही रहे थे वो, उसके अलावा 3 से 4 घंटे वो डिबेट के रिसर्च पे भी देते थे. यानी ही यूज्ड टू गिव every time he used to give more than 100% in everything he did. And this was something जो उनके टीचर को बड़ा ही अच्छा या फिर बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा खुश करता था, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे उनके टीचर उन पे, because this was these were the qualities which Richard had. Richard was competitive, Mr. Vihara continued, but not in a bad sense. तो वो बोलते हैं कि रिचर्ड एक कॉम्पिटिटिव पर्सन था. हर चीज़ में कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग थी उनमें. कॉम्पिटिटिव मीन्स रिलेटिंग टू और कैरेक्टराइज बाय कॉम्पिटिशन, बट डेफिनेटली उनका जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट था वो गलत तरीके से नेगेटिव वे में नहीं था. कुछ लोग होते हैं ना जो कॉम्पिटिटिव इसलिए होते हैं कि भाई मुझे इसको हराना है. कुछ लोग होते हैं जो कॉम्पिटिटिव ऐसे होते हैं कि आई वॉन्ट टू अचीव दिस. क्लियर? तो उनका जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट था रिचर्ड का वो बिल्कुल भी बैड सेंस में नहीं था. दैट वॉज अ गुड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट. He explained Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. क्योंकि रिचर्ड जो है वो जीतने में इसीलिए इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि उनको सिर्फ जीतना था या सिर्फ एक प्राइज चाहिए इसीलिए मुझे ये करना है, ऐसा कुछ नहीं था. Rather he was winning because he wanted to do the best job he could. Because उनको इसीलिए वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उनकी इसलिए अच्छी क्यों थी क्योंकि वो जीतना इसीलिए चाहते थे ताकि वो अपना बेस्ट दे पाएं. वो जो भी अपना 100% दे के कर सकते हैं, जो भी रिजल्ट वो ला सकते हैं वो लाने की वो कोशिश करते थे. इसलिए नहीं कि उनको प्राइज चाहिए या बड़ी तारीफें चाहिए, इस तरीके की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उनकी बिल्कुल भी नहीं थी. फॉर द राइट रीजंस ही वांट्स टू बी द बेस्ट. और सही रीजंस के लिए वो हमेशा ही सबसे बेस्ट होना चाहते थे. किस लिए? क्योंकि वो रिजल्ट्स चाहते थे कि वो बेस्ट दे पाए अपना ताकि इसका रिजल्ट आए. और इसीलिए ही हैड अ वेरी गुड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट. एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. और यही कहा गया है कि ये वन ऑफ द इंग्रेडिएंट क्या होता है भाई? अ कंपोनेंट पार्ट और एलिमेंट ऑफ समथिंग. जैसे खाने में आप इंग्रेडिएंट्स डालते हो ना, सॉल्ट, पेपर, कोरिएंडर, ये सब क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? इंग्रेडिएंट्स. वैसे ही एक अच्छे साइंटिस्ट बनने के लिए भी कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत होती है. एंड वन ऑफ दैट वाज इन रिचर्ड की वो जो है जीतना चाहते थे इसलिए नहीं क्योंकि उनको प्राइज चाहिए, बल्कि ही वांटेड टू डू द बेस्ट, ही वांटेड टू गिव हिज बेस्ट. दैट वाज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स. स्टार्ट विथ अ फर्स्ट रेट माइंड. अब हमें तीनों इंग्रेडिएंट्स जो है बहुत अच्छे से दिए हुए हैं कि सबसे पहले तो एक फर्स्ट रेट माइंड लीजिए. सॉर्ट ऑफ एक रेसिपी बन रही है, हम क्या बना रहे हैं? साइंटिस्ट. और उसमें आपको सबसे पहले क्या डालना है? एक फर्स्ट रेट माइंड. add curiosity, eagerness or keenness to know something, and mix in the will to win for the right reasons. और वो चाह, वो जो will है कि सही रीजन के लिए, सही कारण के लिए हमें जीतना है, वो इसमें मिक्स कर दीजिए. तो 3 इंग्रेडिएंट्स आपको लेने हैं टू मेक अ प्रॉपर साइंटिस्ट, एंड दैट इज एक फर्स्ट रेट माइंड, देन क्यूरोसिटी, एंड देन द विल टू विन फॉर द राइट reasons. Ebright has these qualities. और ये तीनों ingredients जो है वो Ebright में थे. That's why he was a successful and a proper good scientist. From the time the book The Travels of Monarch 10 opened the world of science to him, Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. और जब से उनकी मम्मा वो जो बुक लेके आई थी The Travels of Monarch 10, तब से जो उनके दिमाग में एक साइंटिफिक क्यूरोसिटी बड़ी थी, जो ओपन हुए थे डोर्स ऑफ साइंस फॉर हिम, वो अब बंद नहीं हुए. तब से ये चलता ही रहा. वो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स करते रहे, मेहनत करते रहे टू फाइंड आउट डिफरेंट रीजंस फॉर डिफरेंट थिंग्स. एंड दैट्स व्हाई कि जो ये डोर था वर्ल्ड ऑफ साइंस वो इसीलिए ओपन हुआ था क्योंकि ये बुक उनको दी गई थी. एंड दैट टाइम ही डिसाइडेड कि मुझे कंटिन्यू करना है टू वर्क ऑन दीज. एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे ये बोला गया है कि कैसे उनकी मम्मा जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बोल सकते हो पार्ट थी उनकी डेवलपमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा थी उनकी जर्नी का, फ्रॉम रिचर्ड एब्राइड टू अ साइंटिस्ट. क्योंकि ये बुक जो है वो उनकी मम्मा ही लेके आई थी. एंड आफ्टर दैट ही डिसाइडेड कि नहीं, मुझे बंद नहीं करना कलेक्शन करना, बल्कि ही कंटिन्यू डूइंग इट. क्लियर? तो दिस इज हाउ दिस इज टोल्ड कि रिचर्ड में वो क्या क्वालिटीज थी जिसकी वजह से ही वॉज अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट. क्लियर? ऑलराइट. So with this we complete the chapter. Now we'll go through the summary, but before that let's just
अंडरस्टैंड सर्टेन फैक्ट्स। यहाँ आपको डायरेक्टली बताया गया है, सीधे सीधे एक्सपेरिमेंट्स की बात की गई है, तो आपको सब कुछ जो है सिर्फ एक बार पढ़ना आपको ध्यान में रह जाएगा कि कैसे उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, कौन सी ग्रेड में किए, कैसे उनकी मम्मा उनके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम थी, देन हाउ ही हैड दोज क्वालिटीज, कैसे वो डिफरेंट थे जिसकी वजह से वो एक राइट साइंटिस्ट थे या फिर एक अच्छे साइंटिस्ट बनने की जो क्वालिटीज थी उनमें वो क्या क्या थी। एंड ऑल्सो कैसे डॉक्टर जो बुक में उनका नाम मेंशन किया है, जो डॉक्टर उर्भात हैं, वो कैसे उनके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम वो भी प्रूफ होते हैं बिकॉज ही गेव दोज आइडियाज टू हिम। एंड ऑल्सो अबाउट डॉक्टर वीहरर जो उनकी सोशल स्टडीज टीचर हैं, उसके बारे में भी आपको यहाँ पता चलता है। तो दिस वॉज द ओवरऑल चैप्टर, आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड इट। नाउ लेट्स रीड द कंप्लीट summary so that we once again get the overall view of the chapter. So the chapter The Making of a Scientist is a story about the famous scientist Richard Eve Wright. Richard was a very curious child right from his childhood. Definitely he was a brilliant child, first rate mind था उनका, but also he had this thing जो कि क्या है second ingredient, वो थी curiosity. उनमें हमेशा नई चीज़ें सीखने का interest था, curiosity थी, and that's why he was the one जो कि एक अच्छे scientist बन पाए थे. He had started collected butterflies in his childhood, and when he was in his second grade, he had already collected 25 species of butterflies found around his होम टाउन। क्योंकि वो जहाँ रहते थे रीडिंग पेंसिल्वेनिया, वहाँ पर ज़्यादा कंपेनियंस नहीं थे, कोई फ्रेंड नहीं था उनका, तो डेफिनेटली उनके पास टीम जो वर्क होता है, आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है, वो करने का मौका नहीं था। तो वो क्या करते थे, वो डिफरेंट चीज़ें कलेक्ट करते थे, एंड वन ऑफ दोज वर द बटरफ्लाइज। और वो बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे इतनी ज़्यादा कि सेकेंड ग्रेड में जब वो थे, इतने छोटे थे, तब तक वो जितनी भी 25 स्पीशीज उनके नेबरहुड में अवेलेबल थी वो सब कलेक्ट कर चुके थे। ही थॉट दैट इट टू बी एन एंड ऑफ बटरफ्लाई कलेक्शन until one day his mother bought him a book named The Travels of Monarch 10। तो तब तक ऑब्वियसली वो सारी 25 स्पीशीज कलेक्ट कर चुके हैं, तो अब कुछ बचता नहीं है, राइट? तो उन्होंने सोचा था लेट मी ड्रॉप दिस आइडिया, लेट मी स्टॉप कलेक्टिंग द बटरफ्लाइज। बट व्हाट हैपेंड वाज, इसके पहले कि वो ये चीज़ बंद करते, उनकी मम्मा जो है उनको एक बुक गिफ्ट करती है जिसका नाम है द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10, एंड आफ्टर दैट ओनली दिस जर्नी begins. This was a turning point in his life and he got much more interested in dealing with science. और जब वो बुक पढ़ते हैं, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, काउंटी रीजन उसमें साइंस फेयर में जाते हैं, इसके बाद इनको समझ आता है कि किस तरीके से रियल साइंस क्या होती है, कैसे इनको कंटिन्यू करना है अपने इंटरेस्ट और अपने एक्सपेरिमेंट्स को। A task was given at the end of the book that his mother bought for him, and following it he started tagging the butterflies. और उसके बुक के एंड में आपको एक एक्टिविटी मेंशन है, उसमें उनको क्या करना था, उनको बटरफ्लाइज को टैग करना था, and he also participated in this activity. When he first entered the county science fair with a slide of the frog tissue, he lost. अब ये जब टैगिंग वगैरह करते थे तो धीरे धीरे एक टीडियस टास्क हो गया था, बिकॉज एक तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, आपको पूरे उनको बेसमेंट में रेस करना पड़ती थी ये बटरफ्लाइज, एंड देन उसके बाद भी वो सिर्फ उनकी जो 2 बटरफ्लाइज हैं वो रिकैप्चर हो पाई थी जो उन्होंने टैग की थी, राइट? तो कुछ ना तो अच्छा फीडबैक मिल रहा था और बहुत ज़्यादा टीडियस, बहुत ज़्यादा मोनोटोनस होती जा रही थी एक्टिविटी, तो उन्होंने सोचा कि नहीं अब इसमें कुछ भी रखा नहीं है। बट वन फाइन डे वो क्या करते हैं, एक रीजनल साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं विद स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज, और वहां पर वो लूज कर जाते हैं, फेलियर देखते हैं, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो ऐसा नहीं था कि उन्होंने सारे होप्स जो है लूज कर दिए, सब छोड़ दिया करना, नहीं, उसके बाद ही उनको समझ आता है कि रियल साइंस क्या होती है। एवरीबडी वन समथिंग बट हिज प्रोजेक्ट डिड नॉट विन any prize. He was sad but also understood that to win he needed to do real experiments and not just make neat and clean models. But definitely उनको ये चीज़ समझ आ जाती है कि एक नीट सा डिस्प्ले या मॉडल बनाकर उनको कुछ नहीं मिलने वाला, उन्हें रियल एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, और वही जो है वहाँ पे जितने भी लोग प्राइज जीते थे वो यही कर रहे थे, एंड दैट इज समथिंग ही गॉट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम इट. Then he wrote down to Dr. Urquhart at the University of Toronto asking him for ideas to make प्रोजेक्ट्स, और ऑब्वियसली उनको लगता है कि अब मुझे रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, एंड ही राइट्स टू डॉक्टर उर्खात, एंड ऑब्वियसली ही गेट्स इन रिप्लाई अ स्टैक ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट आइडियाज एंड एक्सपेरिमेंट आइडियाज. He stayed busy during his high school working on the project sent to him by Dr. Urquhart. और वो बिजी रहते हैं इसी पे काम करते हुए, जो भी उनके आइडियाज़ थे, डिफरेंट आइडियाज़ पे वो अपना दिमाग लगाते हैं, यूज़ करते हैं उस पे आइडियाज़ कि किस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एंड दैट केप्ट हिम बिजी ऑल अराउंड हिज हाई स्कूल. For the next year's fair, he chose the project of looking at the viral disease that killed nearly all the monarch caterpillars every few years. तो फिर उनका जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट होता है वो क्या होता है कि क्यों मोनार्क बटरफ्लाइज के जो कैटरपिलर्स हैं वो कुछ सालों में, हर कुछ सालों में दे आर किल्ड. तो उस वायरल डिसीज का रीजन क्या है, दैट वाज द एक्सपेरिमेंट ही डिड.
He started raising caterpillars in the presence of beetles but could not get any results. बिल्कुल इनका क्योंकि मानना था इब्राइट का कि beetles are the reason उस वायरल डिसीज के लिए, तो उन्होंने कंटिन्यू किया उन कैटरपिलर्स को ग्रो किया उन्होंने बीटल्स के सामने, बट उनसे कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक रिजल्ट उनको नहीं मिला था. So when he showed his trial experiment at the county science fair, his project won a prize. But उन्होंने ट्रायल एक्सपेरिमेंट दिखा दिया कि मैंने कोशिश की इस एक्सपेरिमेंट के लिए and he won a prize for it. Then for the next year, he made an experiment to show that viceroy butterflies copied monarchs. अब next जो उनका टॉपिक था ऑफ एक्सपेरिमेंट वो क्या था कि viceroy butterflies जो है वो क्या monarch butterflies को कॉपी करती हैं. This project also made him win प्राइजेस, और इस प्रोजेक्ट पे भी वो प्राइज जीतते हैं. ऑब्वियसली वो कोशिश करते हैं जानने की, देन उनको पता चलता है कि स्टारलिंग बर्ड जो है वो कुछ नहीं खाती, कोई भी नॉर्मल बर्ड फूड, बट मोनार्क्स खाती है. तो फिर धीरे धीरे जो है वो ये बताते हैं कि आगे जाके लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ये भी बताया कि हाँ शायद वाइसरॉय कॉपी करती हैं मोनार्क बटरफ्लाइज को, और इससे भी उनको क्या मिला, प्राइज मिला. Then he started his research as to the purpose of the 12 golden spots on the back of monarch प्यूपा. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था इनका कि जो 12 गोल्डन स्पॉट्स हैं मोनार्क प्यूपा के, उसका रीजन क्या है. तो लोगों का मानना था वो ऑर्नामेंटल है, वो डेकोरेशन के लिए हैं, बट इब्राइट जो डॉक्टर उर्खात है उनका मानना था कि ऐसा कुछ नहीं है. तो इब्राइट जो है उस पर काम करते हैं वो और उनके दो दोस्त हैं. अगेन वन मोर बोला है ब्रिलियंट साइंटिफिक माइंड, वो दोनों मिलकर एक डिवाइस बनाते हैं और उससे उनको पता चलता है कि उन स्पॉट्स में से एक हार्मोन निकलता है विच इज नेसेसरी फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द butterfly. Everybody believed that it was just a design, but Dr. Urquhart thought otherwise. But इनका मानना था कि कुछ और ही reason है. Then Ebride and another brilliant science student got together and made a device that could show that the gold spots were responsible for releasing a hormone that was necessary for its growth. With the help of a sophisticated instruments at one of the labs, he got a chance to work and found the chemical structure of the hormone in the gold spots. धीरे धीरे वो कंटिन्यू करते रहे इस पे काम करना, तो उनको एक लैब में काम करने का मौका मिलता है जिसमें बहुत एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, और उसकी मदद से वो केमिकल स्ट्रक्चर भी पता लगा देते हैं किसका, इस हार्मोन का. Then one day, while looking at the photo of the chemical structure, he solved one of the biggest puzzles of life. और जब वो एक्सरे फोटो देख रहे थे इस केमिकल स्ट्रक्चर का, उनको एक जो बायोलॉजी में या जो साइंस में बड़ा ही एक पजल था, वो था कि कैसे सेल्स वो रीड करते हैं डीएनए का ब्लूप्रिंट. तो वो चीज़ जो है यहाँ पर उनको पता चलती है जैसे ही वो केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, वो उनके दिमाग में आ जाता है कि भाई व्हाट इज द रीजन. ही केम टू नो हाउ अ सेल ब्लूप्रिंट्स reads blueprints of its DNA. It was a big breakthrough and was published in a magazine. He also had many other interests and also admired his social studies teacher as he was the one who used to give him new ideas. तो इस तरीके से वो पता लगाते हैं about the new cell theory. और ऐसा नहीं था कि सिर्फ उनको इसी में इंटरेस्ट था, बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज थी जिसमें वो इंटरेस्टेड थे और अच्छे भी थे. He was a good चैम्पियन डिबेटर, पब्लिक स्पीकर, गुड कैनोइस्ट, फोटोग्राफर. तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज में भी वो पार्टिसिपेट करते थे एंड ही वॉज अ गुड इन डीड इन दैट. एंड ऑल्सो जो किसको एडमायर करते थे, वो कौन एक सॉर्ट ऑफ आइडियल थे उनके लिए लेटर इन हिज लाइफ, वो थे उनके social studies teacher Dr. Wieherer. He was good at debating, public speaking, and a great canoeist. He never used to win for the sake of winning or for prizes, but because he wanted to be the best at whatever he used to do. Because he wanted to give his best, because he wanted to, give 100% and everything. That was the reason जिसकी वजह से वो जीतना चाहते थे. इसलिए नहीं क्योंकि उनको प्राइज चाहिए था या वो उनका नाम कमाना चाहते थे या लोगों से तारीफ चाहते थे. The right ingredients needed to be a scientist are bright mind, curiosity and the will to win. और ये तीनों ही ingredients जो हैं वो इब्राइड में definitely थे. Richard's mother also played a big role in making him what he was, as it was she who supported him throughout his journey and brought him the book The Travels of Monarch X, which aroused his curiosity in the field of science. तो definitely उनकी मम्मा का भी बहुत major role है उनकी journey में, उनके success में, क्योंकि वो हमेशा support करती थी अपने बेटे को. पता था उनको कि मेरा बेटा जो है वो लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो उनको सपोर्ट करती थी, डिफरेंट आइडियाज़ देती थी, उनके साथ डिस्कशंस करती थी, उनकी ओनली कंपेनियन थी जब वो बहुत छोटे थे. तो इस तरीके से उनकी मम्मा बहुत सपोर्ट करती है उनको. एंड ऑल्सो ये जो बुक थी द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क X, वो भी उनकी मम्मा ने ही उनको दी थी, जिसकी वजह से डिफरेंट डोर्स या आइडियाज टू द साइंस ओपन फॉर रिचर्ड. तो डेफिनेटली दिस इज द कंप्लीट स्टोरी इन विच यू गेट टू नो हाउ रिचर्ड बिकेम अ प्रॉपर साइंटिस्ट एंड व्हाई योर चैप्टर इज टाइटल्ड एज द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, बिकॉज दिस वाज द कंप्लीट जर्नी जो कि इस चैप्टर में बताई गई है, दैट हाउ रिचर्ड इब्राइट बिकेम अ साइंटिस्ट. क्लियर? ऑल राइट.
So with this, we come to an end of our chapter, which is the making of a scientist. I hope you got to understand each and every point. But direct सी चीजें, about the experiments, about different grades, about how he became a scientist, who were the people involved, or who were the people who were the supporters, on important part of his life journey. Now in the next video, we'll try to solve the different NCERT questions which have been asked in this chapter. Till then, take care of yourself. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.